देखिए पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिए और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आज़म महराज के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़माना कदीम से ज़मीन इंसान की बुनियादी ज़रूरियात का मंबा रही है, लेकिन तारीख़ शाहिद है कि जिन मुआशरों ने, जिन मुल्कों कौमों ने ज़मीन को सिर्फ़ मकान, दुकान और ट्रेडिंग का आइटम बना लिया, उनकी मईशत माशरत अदम तवाज़ुन का शिकार हुई। इसी पहलुओं पर बात करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें रियल एस्टेट के माहिरीन जो हैं वो रियल एस्टेट की बात करते हैं। और आज हमारे मेहमान हैं शफ़ी मोहम्मद जाकवानी साहब। पिछले 32 साल से रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता हैं। इन्होंने इस काम में कई नए ट्रेंड सेट किए। ये अंग्रेज़ी अखबारों में आर्टिकल भी लिखते रहे। डिजिटल मार्केटिंग के नए ट्रेंड सेटर्स में से हैं। एक जो 73 लोग फेडरल गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हैं डिप्लोमा इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट, ये उनमें भी पहले नंबरों में थे। तो हम अपने मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। शफ़ी साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। शफ़ी साहब, सबसे पहले कि रियल एस्टेट मार्केट में ये जो तेज़ी मंदी का रुझान होता है, इसको थोड़ा बयान करेंगे आम पाकिस्तानियों के लिए कि ये क्या है, तेज़ी से क्या मुराद है, मंदी से, और इसकी वजूहात क्या होती हैं? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आज़म मेरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस काबिल समझा कि अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। मुझे रियल एस्टेट में माशाल्लाह 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, और मैं भी इस प्रोफेशन में हादसाती तौर पे ही आ गया था, जिस तरह मोस्टली लोग आए। और मेरी एंट्री 1992 में हुई थी। उसके बाद काम करते रहे, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते रहे। और मार्केट में तेज़ी मंदी का जो आपने सवाल किया है, मैं कोशिश करूंगा टू दी पॉइंट बात करूं, क्योंकि मेरी अपनी फील्ड है। इस पर जब बात करना शुरू करते हैं तो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उसी क्वेश्चंस के हवाले से आंसर दिया जाए। तो तेज़ी मंदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कस्टमर जब फ़ोन करता है, कह रहा है ये क्या हो जाता है, तेज़ी हो गई, मंदी हो गई, तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। और मैंने बीइंग माई सेल्फ, मैंने जो है वो रियल इस्टेट के साथ साथ करेंसी मार्केट को भी ट्रेड किया है, कराची स्टॉक्स में भी ट्रेड किया है, कमोडिटीज़ को भी ट्रेड किया है। तो उसका मुझे इनडायरेक्टली बेनिफिट ये मिलता है कि मार्केट में एक रिसर्च का एक एलिमेंट होता है, जो कि हमारे रियल इस्टेट में तो बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ हैं, और वो इतनी ज़्यादा इस चीज़ को देखते नहीं हैं, वो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं। लेकिन रिसर्च बड़ी कमाल की चीज़ है, और हिस्ट्री जो है वो बड़ा अपने आप को रिपीट करती है। अच्छा, काम करते हुए 1992 से लेकर 2000 समझ लीजिए कि 10 तक तो हमने भी इसी तरह काम कर लिया जिस तरह सब कर रहे थे। लेकिन क्योंकि वो 2007-8 के बाद एक मंदी का रुझान था, तो उसमें हमने देखा कि यार ये क्यों होती है मंदी और क्यों होती है तेज़ी। तो उसके लिए, रिसर्च के लिए, सबसे पहला जो आपको एक रिक्वायरमेंट होती है वो माजी का डेटा होता है, हिस्ट्री में क्या हुआ। तो मैंने कराची की रियल इस्टेट को देखते हुए 1980 से डेटा जमा शुरू किया कि 1980 से लेके 2010 तक, इन 30 सालों में मार्केट ने किस तरह बिहेव किया। तो उससे ये पता चला कि कराची की, पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट कहें, और स्पेसिफिकली मेरी फील्ड कराची की है, तो मैंने उसी वक्त एक थ्योरी भी अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ाइन की, और लोगों ने उसको पूरी दुनिया में पढ़ा। वो मेरी थ्योरी थी डिकेड साइकिल थ्योरी ऑफ रियल इस्टेट इन पाकिस्तान। उसका नज़रिया ये था कि पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट हर 10 साल में एक मोमेंट इस तरह करती है कि अपने बॉटम से हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, और फिर अगले डिकेड में उस बॉटम से दोबारा एक नया हाई बनाती है। अच्छा, इसकी वजूहात और फैक्टर्स तो बहुत सारे रहे, और वो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ रहे, फंडामेंटल्स अलग रहे। लेकिन टेक्निकली जब आपने पिछली हिस्ट्री मैंने निकाली, तो 2010-11 में मैंने आने वाली तेज़ी की एक फोरकास्ट की कि 2011 से मार्केट चलना शुरू होगी और 2015 तक मार्केट तेज़ में रहेगी। तो लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है। और उस वक्त जो, समझ लें, समझाने के लिए एक मिसाल दूँ, डिफेंस फेज 8 में जो प्लॉट 1 करोड़ रुपये के अराउंड में ट्रेड होता था, उस रिसर्च से मुझे ये समझ में आया कि ये प्लॉट 2015 या 16 में 7 करोड़ रुपये का हो जाएगा। तो लोगों को मैंने 7 करोड़ नहीं कहा, मेरी गूगल पे थ्योरी मौजूद भी है, उसमें मैंने 5 करोड़ रुपये लिखा था, क्योंकि वो 7 करोड़ रुपये सुन के ही बड़ा अजीब लगता था। क्योंकि जब एक चीज़ करोड़ रुपये की हो और आपको कहे ये 7 करोड़ की हो जाएगी, तो आप बोलेंगे ये पागल हो गया। और मुझे कुछ लोगों ने इस तरह का रिएक्शन भी दिया कि जाकवानी साहब का शायद दिमाग चल गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उसी रिसर्च के हिसाब से चल गया था।
कह सकते हैं। तो उसी के हिसाब से मार्केट ने एग्जैक्टली 2016 में उसी प्लॉट की कीमत 7 करोड़ रुपए रिकॉर्ड कर उसी तरह बिहेव, उसी तरह बिहेव किया। तो बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डाटा। बेस्ड ऑन रिसर्च और पिछली मूवमेंट में असल में मैंने और कुछ भी नहीं किया था कि 1980 से लेके इन 3 डिकेड्स का ना एक परसेंटेज निकाला था कि मार्केट किस परसेंटेज से मल्टीप्लाई होती है। अब उसकी रीजनिंग बहुत सारी हो सकती हैं, कोई इससे डिनाइल भी कर सकता है कि यार ऐसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ। और उन चारों डिकेड्स में यानी कि 1980 से लेके 2020 तक तो बिल्कुल मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया। अब इसमें थोड़ी सी और डिटेल में जाए तो हमारी फील्ड क्योंकि कराची, और कराची में भी डिफेंस का मेरा ऑफिस भी क्लिफ्टन में है, तो डिफेंस क्लिफ्टन में ही काम किया हमने। तो हमने उस डिफेंस की ही रिसर्च को बेस बना के हमने वो पेश की थ्योरी। और इसमें एक बड़ी अमेजिंग चीज़ ये भी निकली कि लोग कहते हैं गोल्ड ऊपर चला गया, डॉलर ऊपर चला गया, लेकिन आप कंपेयर करें तो जब पाकिस्तान बना था तो डॉलर शायद $2.5 का था, आज डॉलर $300 का है। तो आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये 150% हो जाएगा, 150 गुना हो जाएगा। लेकिन रियल इस्टेट जब 1980 में जो हमने रेट निकाले और 2016 में जो टॉप बना, तो फेज़ 8 पर्टिकुलरली क्योंकि वो बहुत सस्ता था और वो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ, परसेंटेज वाइज उसकी स्ट्रेच कैपेसिटी ज़्यादा थी, तो वो तकरीबन 4000 गुना बड़ा है रियल इस्टेट। यानी कि जो ज़मीन 1980 में ₹25 गज़ हुआ करती थी, वो ज़मीन 80,000 रुपये और 1 लाख रुपए गज़ तक पहुंच गई इन 36 सालों में। तो ये एक पहलू तो ये है तेज़ी और मंदी का। और बाकी हमारे यहाँ ज़रा ट्रेंड फॉलो है, हमारे यहाँ भेड़ चाल है, लोग समझते नहीं हैं। 4 लोगों को काम करता हुआ देखते हैं तो वही काम वो खुद करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ी आ जाती है। तो तेज़ी मंदी मेरी नज़र में मार्केट का एक ट्रेंड होता है, और रियल इस्टेट ने पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह किया है कि जब ट्रेंड पॉजिटिव है तो हर चीज़ अच्छी होगी, जब ट्रेंड नेगेटिव है तो हर चीज़ बुरी हो जाएगी। अब इसके रीजनिंग तो बहुत सारी हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फंडामेंटल चीज़ें बहुत सारी, वो फिर एक डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है एक और रिसर्च, एक जो यहाँ रियल इस्टेट का जो आपने डिप्लोमा इन रियल इस्टेट मैनेजमेंट किया है, उसी के कुछ तालब इल्मों ने 47 से ऑनवर्ड रिसर्च की थी, तो उसमें 5 साल का ट्रेंड सामने आया। लेकिन दरमियान में एक तो ये उससे डाटा से निकला कि 5 साल बाद उसी बॉटम से फिर नीचे और फिर उससे ऊपर जाती है। लेकिन एक और चीज़ भी सामने में आई कि हर वो 5 साल बाद जो, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही फर्दर, कमयाब किस्म की, नायाब किस्म की प्रोडक्ट है, तो वो फिर जब शॉर्टेज हो जाती है तो फिर एक ख़ास सर्कल की हद तक जब कीमतें नीचे आती हैं या बाहर नहीं होता, और उस दौरान जो इसके यूनिट्स हैं वो माइनस हो जाते हैं मार्केट से, तो जब फिर कामयाबी एक ख़ास लेवल पे पहुंचती है तो लोग हिम्मत करते हैं। मेरा ख्याल है शायद बेसिक वजह ये, अगर मैं ऐसे समझूं तो ये है। नहीं, देखिए, मैं इस चीज़ से अब एग्री नहीं करता कि ये नई प्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि हमने पिछली डिकेड में बहुत कुछ देखा। जो ज़मीन M9 सुपर हाईवे पे ऐसी थी जहाँ लोग जाने से डरते थे, और वहाँ समझ लें वो नो गो एरिया था एक तरीके से। कराची में एक बहुत बड़ा डेवलपर पंजाब का आया, बहरे टाउन के नाम से, उसने उस ज़मीन को सोने की कर दिया। और इसकी मिसाल ऐसी है कि उसने एक नई प्रोडक्शन बना के दे दी ना आपको, और वो उसका साइज़ भी आज तक किसी को नहीं पता। हमें अपने तौर पे पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं डिफाइन नहीं किया। जैसे DAT सिटी सबको पता है कि 11,640 एकड़ पे था, फिर फेज़ 2 नॉर्थ आया, लेकिन बहरे टाउन का किसी को नहीं पता। तो और अब भी हम कहते हैं बहरे टाउन का एक माइनस पॉइंट जब बताया जाता है कि बाइंग सेलिंग के वक्त, क्या उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। तो मैं आपकी इस बात से यहाँ इस मानों में एग्री नहीं करूँगा कि सप्लाई अनलिमिटेड है। विजन चेंज हो गया, लोग ज़मीन समंदर पीछे करके भी ले आते हैं, और जिस तरह ऐसे इलाके जो सुपर हाईवे पे जहाँ कोई जाने का नहीं सोचता था, आज वो कराची की कुछ इलाके, उसके कुछ शुरू के टुकड़े कराची के महंगे तरीन टुकड़ों में से शुमार होते हैं। यानी कि वहाँ हमने तेज़ी में देखा कि एक प्लॉट तकरीबन कमर्शियल प्लॉट 8 लाख रुपए गज़ बिका, 500 गज़ का प्लॉट 40 करोड़ रुपए में मिलता नहीं था। तो ये जब लॉन्च हुआ था 2014 में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बिल्कुल नई समझ लें प्रोड्यूस की गई, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट। हालांकि थी तो नहीं, ज़मीन तो उतनी है हमारे पास, लेकिन उसको इस तरह डेवलप कर दिया गया कि वो आपकी एक काबिल इस्तेमाल डेवलपमेंट से इसकी प्रोडक्शन में इजाफा किया गया। बिल्कुल किया। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो उसका फिर ऐसे अगर इस एलिमेंट को देखें तो क्या ऐसा नहीं है कि जो उसकी एक ज़रूरत को क्रिएट किया गया मार्केटिंग के ज़ोर से, नुक्ता नज़र से, कि वो लोगों को जो ज़रूरत नहीं थी, वो 8 लाख वाला इस वक्त क्या रेट है उसका? 8 लाख वाले का इस वक्त रेट सर होगा तकरीबन मिनिमम साइड पे भी 6 लाख रुपए या 5 और 6 लाख के दरमियान। तो यानी 5 लाख रुपए में 5 लाख बिक ही जाता है अभी भी। ठीक है। अच्छा, अब इसी तेज़ी मंदी से अभी रिसेंटली एक छोटा सा वाक़या हुआ, लेकिन
गो के जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के खंजराब में गिलगित में कहीं बैठा हुआ जो पाकिस्तानी है उसको ये लगे कि यार ये रेलेवेंट है मेरे लिए, लेकिन ये रेलेवेंस इसलिए हो जाता है कि कराची की मार्केट किसी न किसी तरह रियल एस्टेट के पूरे उसको रिफ़्लेक्ट कर रही होती है। यानी बेसिक प्रोडक्ट तो सेम है, उसकी ज़रूरत उसी तरह पूरी होती है, नई प्रोडक्शन उसी स्टाइल से होती है, मार्केटिंग भी लोग उसी स्टाइल से करते हैं। तो अभी हम एक छोटे स्पेसिफिक आ जाते हैं कि डीएचए सिटी में कोई तकरीबन 2 महीने पहले तक या 1 महीना पहले तक कोई बायर नहीं था बिल्कुल। अचानक बायर पैदा हुए, मेरा ख़्याल है दिसंबर के शुरू में या नवंबर के एंड में, और फिर अचानक अब मेरे ख़्याल है पिछले 10-15 दिन में जो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, जो इसमें काम में इन्वॉल्व हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जी अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई। इस तरह की चीज़ों की क्या वजूहत, वो जो मैंने पहले बयान किया कि एक ख़ास रॉक बॉटम टच कर लेता है, लोगों को फीलिंग आती है कि यार अब इससे नीचे क्या जाएगा। इस दौरान 4-5 साल का जो सर्कल होता है, इसमें ज़रूरतमंद आहिस्ता आहिस्ता चढ़ चुके होते हैं, बायर कुछ थोड़ा दलेरी दिखाता है कि अब और क्या गिरेगा। ये वाला फैक्टर है या कोई और फैक्टर? देखिए, इसमें 2 फैक्टर हैं बेसिकली। एक तो ये फैक्टर है कि मार्केट का एक टाइम साइकिल पूरा होना होता है। हमने ये सीखा है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो दोबारा नीचे आएगी, फिर वो दोबारा ऊपर जाएगी। ये पिछले 40 सालों में होता रहा है, और जब वो दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये 47 से ये ट्रेंड लोगों ने फॉलो किया और है। वो हर पिछले टॉप को भी तोड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मंदी में वो पिछले बॉटम को भी तोड़ेगा, क्योंकि वो बैरियर सेट हो जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को लगता है कि यार अब इससे नीचे क्या जाएगी। जैसे हम इसकी मिसाल लें, डीएचए सिटी का सेक्टर 17 है, वो एक आम फैम, मतलब वो ट्रेडिंग का सबसे नंबर 1 टूल है ना, लोग सबसे पहले उसमें काम शुरू कर देते हैं। तो वो स्टार्ट हुआ था, उसमें हमने काम किया था 2017 में, शायद नहीं सॉरी 2014 में या 15 में 24 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ था वो, और उसका टॉप बना 1 करोड़ 35 लाख रुपए। 2019 में भी बहुत शदीद मंदी थी मार्केट में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, और चीज़ें बहुत डिस्टर्ब थी। ये एफपीआर की वैल्यूएशन का मसला था, तो उसका बॉटम बन गया था 40 लाख रुपए। फिर वो दोबारा थोड़ा ऊपर गया, 80 लाख तक फिर लाया गया। फिर अभी जो बॉटम बना हुआ था, ये 50 लाख बना हुआ था, जो अभी जो आपके तेज़ी का जिक्र कर रहे हैं ना, जो 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आई है, तो उस 50 लाख से लोगों ने 70 लाख रुपए मांगना शुरू कर दिए। अब इसमें इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट में 2 किस्म की मूव्स होती हैं। एक लॉन्ग टर्म मूव होती है और एक शॉर्ट टर्म मूव होती है। जो डेली बेसिस पे मार्केट में बैठा हुआ आदमी है, जो डेस्क पे बैठा है, जिसके पास रोज़ कॉल आ रही है, वो डेली बेसिस की मूव को, जिसको हम कहते हैं ना कि स्टॉक की ज़बान में कहा जाता है आज स्टॉक में तेज़ी रही, यानी कि 1000 इंडेक्स बढ़ गया, आज स्टॉक में मंदी रही, तो लोग रियल एस्टेट को भी इस तरह डिफाइन करते हैं कि यार इस हफ्ते में तेज़ी है। हालांकि मेरा माजी से लेके अब तक का मेरा अपना तजर्बा ये है कि मैंने हमेशा अपने क्लाइंट को लॉन्ग टर्म मूव्स पे बाइंग करवाई है और सेलिंग करवाई है। अब उसमें आप टॉप और कॉर्नर नहीं पकड़ सकते, लेकिन अभी जो बॉटम बन चुका है, यहाँ बाइंग तो बनती है। अब वो किसी का समझ में आ जाना, लेकिन अभी इस वक्त जो तेज़ी आई है ना, इसका मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, ये तेज़ी तो बनती थी यहाँ पे, लेकिन इस तरह नहीं बनती थी। एक रेट ऐसा आ गया, मैंने बल्कि कहा था कि 50 लाख में भी अभी बाइंग बनती नहीं है। सेक्टर 17 हो सकता है दोबारा 40 पे भी आए, लेकिन वहाँ ये जो डीएचए सिटी का ट्रांसफ़र उठ के वहाँ शिफ्ट हुआ, वहाँ थोड़ी एक्टिविटी हुई, लोगों ने जाना शुरू किया, तो लोगों ने इसको, फिर हमारे यहाँ देखिए स्पेकुलेटर होते हैं। एक वो बंदा जो रोज़ कॉर्नर पे डेस्क पे बैठा हुआ है, इंटरेक्शन कर रहा है कस्टमर से, और उसने रोज़ कुछ ना कुछ काम करना है। वो टोकन लगा देता है हमारी ज़बान में कि जी वो सौदा पहले अपनी तरफ कंफर्म करता है, रसीद फड़वा ली, और फिर वो कहता है अब मैं ऊपर बेचूंगा। अब वो मार्केट का ट्रेंड देखता है, मार्केट में अचानक 5 लाख बढ़ गए तो कहता है बस जी अब लॉटरी लग गई। अब इसका एक नुकसान ये होता है, एक नुकसान तो ये है कि आपको फिर सौदा मिलना बंद हो जाता है। अब पिछले सैटरडे को कोई सेलर ही नहीं था मार्केट में कि जी अब तो मार्केट का नंबर आ गया, इतने अरसे से हमने वेट किया है, तो अब हम भी क्यों बेचें। दूसरा ये होता है कि अगर वो मार्केट इसी तरह ग्रो कर गई, मतलब अगर वैली का प्लॉट 17 लाख वाला आपने 25 लाख पहुंचा दिया बिफोर द ट्रांसफ़र, तो फिर सेलर आपको ट्रांसफ़र नहीं देता। वो कहता है जी बयाने पे बयाना वापस ले लो। मसले मसाइल तो इन चीज़ों को मैंने हमेशा पर्सनली डिस्करेज किया, और मैं लोगों से कहता हूँ कि आप जेन्युइन काम करें, पेमेंट रख के काम करें, आप सौदा लें, उसको ट्रांसफ़र करवाएं, उसमें ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता आएगी, तो ये मजबूत मार्केट होगी, हर लेवल पे काम हो रहा होगा। अगर एक ही ट्रांसफ़र से पहले 10 लाख बढ़ गया तो वो गिर जाएगी और दोबारा यही होगी। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने जिक्र किया कि ये एक पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहे हैं हम, तो ये 1 करोड़ 35 का किस सन में था? ये 2016 में टॉप जो, और एक 40 लाख का किस सन में था? 40 ये 2019 में था। 2019 में। अच्छा, मुझे ये ज़रा बताइएगा कि एक 35 में ये जब था, ये 40 में जब था, और आज कितने का? आज इस वक्त ये 50 था, अभी मार्केट चली है तो लोगों ने 70। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्टिकुलर उन प्लॉट्स पे कोई फ़र्क आया? अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है, जो एक आम कंज्यूमर कहता है यार क्या हो गया, कल आप 50 में नहीं खरीद रहे थे, आज आप 60 में मुझसे ले रहे हैं।
तो वही ज़मीन है, वही डेवलपमेंट है, वही DH है, वही उसके प्लस हैं, वही उसके माइनस हैं। तो मैंने कहा ना, ये स्पेकुलेशन का एक बहुत बड़ा अब ये जो अभी मैंने शुरू में एक बात की कि अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है, तो क्या ये वाले ट्रेंड आम पाकिस्तानी के लिए ये मुज़र हैं या उसके लिए बहुत मुफीद हैं? देखिए, एक बुरी चीज़ आप कर रहे हैं और उसको बहुत लंबा अरसा हो जाए और उसका कहीं ना कहीं हर आदमी बेनिफिट भी ले ले, तो वो उसको बुरा नहीं समझता। हालांकि ये चीज़ तो बुरी ही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये क्यों हो पाती है कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में कि हम लिखी जाने वाली कीमत और ट्रेड की जाने वाली कीमत में बहुत बड़ा गैप है। अब वो गैप जो है वो कम होता चला जा रहा है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ गैप। अब यही प्लॉट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 31 का था, फिर 40 का हुआ, फिर आज 70 का है, इसकी लिखी जाने वाली कीमत आज भी 30 लाख रुपए है। ये एक 35 का तो तब वो तब शायद तो 20 और लाख का, नहीं, तब तो 17 लाख। शायद 20 लाख या 10 लाख थी उसकी कीमत। आज ये FBR की वैल्यू नहीं होती थी ना उस वक्त, 2016 के बाद आई है। तो आज इन्होंने इसको 6,000 रुपये गज़ किया है, तो 30 लाख रुपए की कीमत है। अब मार्केट में ये 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, या ये 30 लाख का हो, तो हमें इन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। और इससे चाहते हुए ना चाहते हुए हर आदमी कहीं ना कहीं फ़ायदा भी उठा रहा होता है। तो वो चाहता नहीं है कि ये चीज़ें सही हों। पूरी दुनिया में ये चीज़ें इसलिए नहीं होती कि वहाँ ये हो ही नहीं सकती। वहाँ अगर आप एक प्रॉपर्टी देखते हैं, उसकी इंटरनेट पे जाके पूरी उसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो उसमें हर सन में जब भी वो बिकी है उसकी कीमत भी लिखी हुई है, किसने ख़रीदी किसने बेची लिखा हुआ है। तो एक लोगों को सिक्योरिटी आ जाती है, लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, मैं कहीं ठगा नहीं जाऊँगा, जो कीमत है वही मिलेगी। और वो पूरी मार्केट में कीमत चेक भी कर सकता है, और जो मैं पैसे दे रहा हूँ उसकी मुझे रसीद भी मिलेगी। अच्छा, आप अभी आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि हर आदमी, तो ये जो कोई 24 करोड़ 10 लाख 90,000 के करीब जो लेटेस्ट हमारी आबादी का फिगर आया, तो ये 24 करोड़ 10 लाख 90,000 सारे इसके बेनिफिशरी होते नहीं, हैं? हर आदमी, मैंने कहा, जो इंडस्ट्री में इस काम को सरंजाम दे। कितने लोग होंगे तकरीबन? ये सर पूरे पाकिस्तान में 1 लाख लोग होंगे। 1 लाख लोग होंगे? बहुत बहुत 2 लाख 2 लाख होंगे। अच्छा, चलें, इसमें भी कुछ लोग हैं जो इस तरह का अच्छा, काम ये नहीं करते हैं। 3 लाख लोग जो हैं, इनमें से चलें मेरा ख्याल है 2 लाख नहीं करते होंगे, 1 लाख करते होंगे, 50,000 25,000 करते होंगे। तो ये 25,000 लोग जो हैं, ये तकरीबन 25 करोड़ लोगों के लिए छत की सहूलत ज़रा और दूर नहीं कर देते? यानी अगर किसी ने सोचा था कि ये मेरा बेटा कर लेगा, मेरे लिए छत बना लेगा जो मैं सारी उम्र नहीं बना सका, मेरा बाप भी नहीं बना सका, तो ये अब उसके आने वाली 2-3 नस्लों के लिए भी मुश्किल नहीं कर देगा? देखिए, कर देता है। मसला ये है कि जब आपने भी मेरे इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि मैंने बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं, तो उस ज़माने में मैंने डॉन अखबार का मैं नाम भी ले सकता हूँ, बड़ा मशहूर अखबार है, उसमें मैं आर्टिकल रेगुलर लिखता था। तो मैंने इनसे कहा कि ये कराची में जो सिंध गवर्नमेंट की वैल्यूएशन टेबल है ना, इसके ऊपर एक बड़ा तज्जिया किया जाना चाहिए। और ये चोरी हमने नहीं की है, ये तो हमें गवर्नमेंट ने टेबल दिया ना। अब मार्केट ऊपर चली गई, और आपने कहा ना, फ़ायदा उठाने वाला एक तो वो है जो इस ट्रेड को कर रहा है, दूसरा वो है जो अपने उन पैसों को पार करना चाहता है और वो उससे बेनिफिट। अच्छा, मैं भी, चले मैं टॉप नहीं लगाता, हम खुल के बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये कि मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं सौदे उठा लेता हूँ, तो मुझे भी तो बेनिफिट मिलता है ना। इस तरह की मार्केट का बेनिफिट तकरीबन हर लोग उठा रहे होते हैं जो इस ट्रेड को कर रहे हैं, कि अचानक मार्केट में 10 लाख रुपए बढ़ गए। तो ये, और दूसरी बात ये कि हमने जो करता धरता है, जो सिस्टम बनाते हैं, जो सिस्टम चलाते हैं, नहीं, मैं देखिए, वो सॉरी, भी नहीं चाह रहा ना। माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये 2-3 लाख लोग जो हैं, ये मुआशरे में अदम तवाज़ुन की बात, मैशत में, मुआशरत में, ये 2-3 लाख लोग क्या 25 करोड़ लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं? मुश्किल होती है, बिल्कुल होती है। देखें ना, जो प्लॉट 10 लाख का था, आज अगर वो 10 करोड़ का है, जिम्मेदार चाहे ये नहीं है, रियासत है, लेकिन ये वाला पूरा निज़ाम चलने से ये गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल हो रही है, आउट ऑफ रीच हो रहा है ना। एक देखिए, इकोनॉमी पूरी कंप्लीट ग्रोथ हो ना, तो आपकी रियल इस्टेट महंगी हो तो अच्छी लगती है, लेकिन आज हम बात करें, एक आम आदमी की तनख्वाह आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मिनिमम सैलरी 30,000 रुपये, तो वो कब खरीदेगा अपने लिए घर? सर, बात तो ये है। अगर हम कहते हैं रियल इस्टेट डेवलपमेंट की बात करें, और हमारे यहाँ एक हर आदमी जो रियल इस्टेट से मुंसलिक है, वो कहता है जी रियल इस्टेट रीढ़ की हड्डी है। रियल इस्टेट रीढ़ की हड्डी उस सूरत में है कि उसको डेवलपमेंट की तरफ हम देखें। दुनिया में रियल इस्टेट डेवलपमेंट की जाती है, वो ट्रेडिंग नहीं की जाती, धंधा नहीं है। लोगों की रोजी रोटी उस सेंस में है कि उससे चंद लोग वाबस्ता हैं, वो किसी को घर दिलाने में अपना मेहनत वसूल। नहीं, इससे भी ज़रा अगर रियल इस्टेट को थोड़ा, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा, रियल इस्टेट को अगर ज़रा बड़े कैनवस पे देखें, तो ज़मीन पे बागात भी लगते हैं, उस पर गंदम भी उगती है, उस पर चावल भी उगते हैं, उस पर फ़िश फार्मिंग भी हो सकती है, उस पर, यानी वो तो पूरी आपकी ज़िंदगी की ज़मानत है ना। उसी पे कपास उगती है तो कपड़ा भी बनता है,
यानी अगर आप सिर्फ मकान और दुकान ही रियल एस्टेट समझ लेंगे तो उसमें क्या भूखे और नंगे रहेंगे? ये नहीं, लेकिन हमने तो देखा ना, रियल एस्टेट का मतलब ले लिया। स्पेसिफिकली कराची की अगर बात करें तो ज़मीन का टुकड़ा लो, फाइलें बेच दो, उसमें घर कब बनेगा, वो ज़मीन कब आबाद होगी, कोई नहीं सोचता। नहीं, कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा होगा। नहीं, दूसरी जगहों पे हमने भी देखा, पंजाब में सर डेवलपमेंट होती है। हम जाके हमने 2 साल पहले जो स्कीमें देखी, आज जाके देखी, वहाँ बड़ी डेवलपमेंट हुई। कराची में ज़रा स्लो पेस है। फिर एक वही वाली बात है ना, भेड़ चाल है। आपने देखा यार, लोग बस रियल इस्टेट की ज़मीन ली, फाइलें बेच दी, पैसे कमा लिए, 10 गुना पैसे हो गए। वो आबाद करने का कोई नहीं सोच रहा। अब डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ गई, मकान बनाने की कॉस्ट बहुत बढ़ गई। हम सोचते हैं कि बस जी ज़मीन बेच के पैसे कमा के घर चले जाएं। और इसमें मसला ये आता है कि आम आदमी की रीच से घर बाहर होता चला जा रहा है, उसकी इनकम तो नहीं बढ़ रही ना। एक रियल अच्छा, फिर एक और सेगमेंट चला था कुछ साल पहले कि लोगों ने बड़े बड़े रोडों को कमर्शियल कर दिया। अब जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, जहाँ ज़मीन मिसाल है अगर कोई 5,000 रुपये गज़ थी, उसको कमर्शियल कर दिया, आज ज़मीन लाख रुपए गज़ हो गई। आप मुझे बताएं, किसी मुल्क में जब 1 एकड़ का प्लॉट आप लाख रुपए गज़ के हिसाब से लेंगे तो आपको बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 करोड़ चाहिए, 10 एकड़ की ज़मीन चाहिए। तो क्या आप 5 अरब रुपए का प्लॉट लेंगे तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, सब हैं सर, सभी जिम्मेदार हैं। नहीं, मतलब रियासत। अच्छा, एक तो ये बताइए कि ये एक मुसलमा असूल है जो आप जैसे पढ़े लिखे, जिन्होंने बाकायदा रिसर्च की, डिप्लोमा इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट किया, ये बताएं कि ये कोई तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है। अगर इसके हम यूनिट, रियल एस्टेट यूनिट बनाएं तो वो अरबों खरबों में होंगे। तो ये जो सरकार ने कोई 1,98,000 पूरे मुल्क को बांटा हुआ है, अब ये उसमें भी बड़ी मज़े की बात है कि 62% ऑफ द पाकिस्तान पंजाब है, लेकिन 1,98,000 में से 1,96,000 जो कैटेगरीज़ हैं वो पंजाब की हैं, बाकी तीनों सूबों की हैं। ये है। अब ये बताएं कि ये इस तरह कभी भी, चाहे आप इसको 1 करोड़ कैटेगरीज कर दें, तो क्या कोई इंसाफ पर मबनी शफाफ ये ट्रांजैक्शन लिखत पढ़त हो सकती है? तो ये तो कोई निज़ाम ही और वज़े करना होगा ना। देखिए ना, हम तो बीइंग कराची में रहने वाले लोगों को, हमें लगता है कि हमारे साथ तो ज़्यादती के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 10-12 साल में कराची कहाँ चला गया? कराची में डेवलपमेंट छोड़ें, रिवर्स हो गया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। ट्रांसपोर्टेशन को ले लें, इतना अच्छा तो निज़ाम दिया हुआ है। अगर हम रियल एस्टेट पे बात करें, देखिए उन्होंने आपको 12 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। 216 महल्ले उन्होंने बांटे हुए, तो अब आप और क्या चाहते हैं? नहीं देखें इतनी ना, तो मेहनत की है। ये 4-5 कैटेगरीज होती तो थी। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? सर, ये तो सबको पता है जिम्मेदार कौन है। मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, लेकिन एक देखें, प्रोफेशनल जो फोरम होते हैं, मैं आपके तारुफ में भूल गया कि यहाँ कराची के साहिली शहर के साहिली इलाके में डिफेंस और क्लिफ्टन जो है, डिफ्टलेरिया के नाम से एक एजेंट एसोसिएशन, उसके आप बानियों में से थे, उसके अब भी आप अहदेदार हैं। तो प्रोफेशनल फोरम का ये काम नहीं होता कि सिफारिशात रेगुलर देते रहें। आप बानी भी थे, दरमियान में भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो आप इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो आप लोगों ने कभी लिखा उनको कि यार कोई ऐसा निज़ाम वज़ह करो? आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कोई थोप रहा, आप कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी ख़राबी की वजह ये है कि लिखत पढ़त उतने की नहीं है जितने की। लेकिन सर देखिए, यहाँ एक बात करूँगा ना, मैं देखिए, मैं भी इलेक्शन जीत के आया हूँ, लोगों ने मुझे वोट दिया है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम सही बात करने से इसलिए डरते हैं कि अगली दफ़ा मुझे वोट नहीं पड़ेगा। और हमारी पूरी, जैसे कि मैंने कहा ना, लोग चाहते नहीं कि निज़ाम सही हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे बेनिफिशरी हो रहे हैं। हम सही नहीं करना चाह रहे। तो अगर मेरी तरह कोई जीत का आता है तो वो ये बात कर ही नहीं पाता। अच्छा, मैं अपने तौर पे करता भी हूँ, लेकिन हमारा ओवरऑल एक लाइन ऑफ एक्शन है डिफ्टलेरिया का कि हमें क्या बात करनी है। वो बात हमें वो करनी है जिससे मेंबर हमसे खुश हो जाए। ये मैं खुली बात कर रहा हूँ, किसी को बुरी लगती है तो देखिए, हम गो के कुछ लोग इसे कहेंगे ये किताबी बातें हैं, कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि ये किताबी बातें हैं, लेकिन किताबी बातें भी करते रहना चाहिए, कैथारसिस हो जाता है। मुझे ये बताइए कि लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जी, ये रियल एस्टेट लीडर है, ये आर्किटेक्ट्स का लीडर है, ये सिविल इंजीनियर्स का, ये डॉक्टर्स का लीडर है। अब लीडर का मतलब होता है लोगों को सही बात बताना जो उनके लिए सही है, या ये बात बताना जो गलत है लेकिन वो पसंद करते हैं। लेकिन मैं तो इस एसोसिएशन की 31 सुकनी मैनेजिंग कमेटी का एक मेंबर हूँ, और एक मुशावरती तौर पे एक लाइन ऑफ एक्शन बनाया जाता है, एक वर्डिंग्स दी जाती है कि जी हम ये तजावुज़ात पेश कर रहे हैं। अब उसमें यही होता है कि जी रिलीफ दे दिया जाए और ये ना किया जाए, काम तबाह हो जाएगा, वैल्यूएशन नहीं बढ़नी चाहिए।
उसमें से फिर कुछ लोग उठ के कहते हैं नहीं बढ़ा दें, तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं कि ये पागल हो गया है, ये कह रहा है वैल्यूएशन बढ़ा दो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये कभी भी ये एसोसिएशन के फोरम से ये इस तरह तजावीज़ नहीं पेश की गई, लेकिन हमारे अभी आपसे पहले मेहमान आए थे ज़िकर मेहनती साहब, वो भी अहदेदार रहे हैं, शायद सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि हम तजावीज़ देते रहें लेकिन हम साथ ये कहते हैं टैक्सेस कम करें। तो आपका ख्याल है कि कभी इस तरह इस फोरम से नहीं दी गई? देखिए, ज़िकर मेहनती साहब के दौर में ना ये वैल्यूएशन का मसला भी नहीं था। पहले तो मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ, एक होता है आम फहम, एक जुमला कह देना। ये मसला शुरू हुआ है 2016 के बाद। 2016 में जब ये मसला शुरू हुआ, आई वॉज नॉट इन द मैनेजिंग कमेटी, और मैनेजिंग कमेटी ने बड़ा जान मारी कि ये वैल्यूएशन नहीं बढ़नी चाहिए, और मैं उस सारी तहरीक में बड़ा पीछे रहा। आपको शायद पता हो, यहाँ हड़तालें भी हुई, रियल इस्टेट फोरम्स भी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे ना इन्होंने कन्वेंशंस किए पूरे पाकिस्तान। मुझे याद पड़ता है कि हमारे एक इलाके में उससे पहले ना 2016 से पहले होता था, प्लॉट की वैल्यू होती थी, कोई कमर्शियल प्लॉट जहाँ एवरेज प्लॉट 15 करोड़ का है और वहाँ मैक्सिमम 30 करोड़ का भी प्लॉट है और 15 का भी है, तो वहाँ उस वक्त लिखत पढ़त होती थी 67 लाख की, और फिर वो हो गई तकरीबन 320 की या 3 के करीब। तो वो लोगों ने इस पर बहुत एतराज़ किया कि इतनी कीमत बढ़ा देंगे। सर, तो वो 67 लाख नहीं थी, वो 6 लाख रुपए थी। 6 लाख थी। 6 लाख से 3 करोड़ तो 6 बहुत लाख बड़ा वाला प्लॉट मार्केट में 30 करोड़ का भी था। 30 करोड़ का ये था। कमर्शियल प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, और रेजिडेंशियल प्लॉट जो 10 लाख वाला है वो 8.5 पौने 9 करोड़ का भी था। तो मसला ये, मैं आपसे ये कह रहा था कि 2016 में जब ये सारी कहानी शुरू हुई तो उस पर हमारी एसोसिएशन समेत मुल्क गिर तमाम एसोसिएशन ने कहा कि ये तो काम तबाह हो जाएगा, और मैं उस पूरी एक्टिविटी में बिल्कुल बिहाइंड द सीन रहा, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ ये था उस वक्त कि जो आपने कहा ना कि ज़िक्र साहब कह रहे हैं कि वैल्यूएशन भले बढ़ा दो, टैक्स कम कर दो, मेरा मौक़िफ़ यही था कि आप बिल्कुल उसी वैल्यू पे ले आएँ जितने की है, और आप टैक्स के परसेंटेज बिल्कुल कम कर दें। 3 साल में जो 4 साल में गेन टैक्स वाला पीरियड है वो निकलेगा, मार्केट ग्रो कर जाएगी। नाजरीन, प्रोग्राम अभी जारी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, एक चीज़ आप ज़रा शफ़ी साहब क्लियर कीजिएगा कि क्या ये जो लोग हमारे समझते हैं, मैंने भी बहुत सुना है कि अगर लिखत पढ़त पूरी हो जाए तो ये कारोबार बिल्कुल तबाह हो जाएगा, ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, काम होगा ही नहीं, प्लॉट बिकेंगे नहीं। तो जो पाकिस्तान में हम समझते हैं कि रियल इस्टेट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो वो सिर्फ यही पोटेंशियल है कि 100 की चीज़ बिके और 1 रुपए की लिखी जाए, यही बड़ा पोटेंशियल है, या दूसरे पोटेंशियल हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया? देखिए, बात तो सही है, ये भी एक बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा, ये भी एक बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि उन लोगों के लिए तो पोटेंशियल है ना सर, जिन्होंने कि 100 कोई की और चीज़, तरफ, हाँ 1 रुपये लिखी जाती है, हकीकतन क्या, तो वो 200 की भी हो जाती है, तो वो पूरे 100 रुपये नफ़ा आ जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि अच्छा, एक बात ये भी ठीक है कि एक ख़राब चीज़ को जब आप सही करेंगे, और जैसा कि अभी लोग कह रहे हैं, देखें काम तबाह कर दिया, और लिटरली हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी श्रिंक हो गया, तो वो तो होगा। जब एक चीज़ एक नेज पे चली गई, उसका गैप बढ़ता गया या बाइंग होती गई और लोग उसी तर्ज पे चलते रहे, चोरी किसी ने नहीं की, सिस्टम खुद दिया सरकार ने, लेकिन हमें आदत हो गई। अब हम कहते हैं उठा के अचानक 2016 में कहा जी आ जाओ जी पूरे पैसे लिखो, तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि एक रिलीफ होना चाहिए। उस वक्त तो इतना IMF का लोड नहीं था, उस वक्त तो रिलीफ दे सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा सा मिसहैंडल किया। हमने कहा नहीं, ये तो काम तबाह हो जाएगा, होना ही नहीं चाहिए, और वो आज जो 10 लाख वाली वैल्यू है ऑलरेडी 3.25 करोड़ पे आ चुकी है। उस बात को 7 साल हो चुके हैं। अगर उस वक्त इनसे इस तरह नेगोशिएट किया जाता कि ठीक है जी हम आते हैं, हमें 3-4 साल का, जो मैं पहले भी कह रहा था कि गेन टैक्स के पीरियड में क्या था कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली वाइट हो रहा था, 4 साल के बाद गेन टैक्स भी नहीं लगना था। आपने 10 लाख वाला प्लॉट दिया था, आज आप 8 करोड़ में बेचेंगे, पूरा वाइट हो गया ऑटोमेटिकली, कैपिटल गेन टैक्स था ही नहीं, वेल्थ टैक्स था ही नहीं। अब इन्होंने 7 सालों में एक नई चीज़ें कर दी, इन्होंने गेन टैक्स का पीरियड भी अनलिमिटेड कर दिया, इन्होंने अभी 7E डाल दिया। अब 7E इन्होंने वाकई गलत डाला, जिसकी वजह से काम रुक गया,
लेकिन आपका सवाल है कि क्या हम अगर ऑफिशियल वैल्यूज़ पे ही ट्रांजैक्शन करें मार्केट वैल्यू पे तो काम तबाह हो जाएगा? नहीं, ऐसा होगा नहीं। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कराची स्टॉक, जैसे कि मैंने पहले बताया, हमने पहले वो भी ट्रेड किया है। किसी ज़माने में 1700 इंडेक्स 1500 इंडेक्स पे ट्रेड होता था। उस वक्त मार्केट में शाउटिंग होती थी, लिया दिया, जो एक होता है रिंग का स्टाइल होता है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, सब हवा में होता था। तो उस वक्त जब कैट्स अनाउंस हुआ था और कैट्स लॉन्च हुआ था तो स्टॉक से रिलेटेड लोगों ने कहा तो काम तबाह हो जाएगा। अगेन वही बात आ जाती है कि वो जो ओपन मार्केट में जाके शॉर्टिंग करके डील होती थी उसमें गैप आता था। तो जो उसके बेनिफिशियरी थे उन्होंने कहा हमारा तो काम ही ख़त्म हो गया, अब तो सौदा हम कंप्यूटर पे लिखेंगे, लिखा हुआ आ जाएगा कितने का लिया है। तो ये कुछ लोगों की अपनी एक सोच होती है। आज उसको आप कंपैरिजन कर लें, सन 2000 में मुझे अच्छी तरह याद है, 2002 में कराची स्टॉक एक्सचेंज 1888 या 1887 का हाई उसने ब्रेक किया था। उस वक्त हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट की थी कि ये अब मार्केट 10,000 इंडेक्स जाएगी, और उससे पहले ही ये सारा कैट्स का सिस्टम आया था। जब कैट्स का सिस्टम नहीं आया था तो 12-1500 पे ट्रेड होती थी। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज 62,000 इंडेक्स पे ट्रेड हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि रियल इस्टेट में अगर हम टोटल ऑफिशियल वैल्यू पे आ गए तो काम तबाह हो जाएगा। हाँ, वक्ती तौर पे प्रॉब्लम का सामना होगा। अगर 2016 से आज इन 4-5 सालों में इसको सही ट्रीट कर लिया जाता तो आज हम एक अलग पेज पे खड़े होते और इन सारी चीज़ों को मार्केट ऑब्जर्व कर चुकी होती। लेकिन हमने इसको डिस्टर्ब किया, हमने वो 236W लाए, के लाए, हमने यूँ किया वो किया। लेकिन आज अब हम खुद मजबूर हैं कि हम कह रहे हैं कि यार अब कर ही दो ऑफिशियल। अब हम में से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कर ही दो ऑफिशियल, कहने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि 10 लाख वाली चीज़ 4.25 करोड़ पे तो आ चुकी है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि आज तक पाकिस्तान की रियल इस्टेट का साइज़ किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंटेड वैल्यू इतनी कम है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर हम जितने में लेंगे इतने में ही लिखेंगे तो हमारा रियल साइज़ हमारे सामने आ जाएगा, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से मेरे हिसाब से 10 से 20 गुना ज़्यादा है। और उस साइज़ का जब इंटरनेशनली एक्सपोजर मिलेगा तो आपकी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत आएगी। और लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक साथी ने किसी ज़माने में सेंचुरी 21 जो अमेरिका की एक रियल इस्टेट फ्रेंचाइज़ है उसको लाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से वो पकड़ के ले भी आए, लेकिन उनका मौक़िफ़ भी ये था कि आपके डॉक्यूमेंट और मार्केट वैल्यू में जो फ़र्क है इसको हम कैसे करेंगे। फिर एक और सेक्शन जो हमारे रियल इस्टेट को ग्रोथ दे सकता है वो है रीत, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वो अब तक जितनी लॉन्च हुई हैं वो सिर्फ रेंटल रीत लॉन्च हुई हैं, उसमें सेल की रीत लॉन्च ही नहीं हो सकी आज तक, क्योंकि हमारी वैल्यूएशन का फ़र्क है। अब आपने भी देखा होगा कि आम फहम में पिछले 4 सालों में 2019 के बाद से कई डील्स ऐसी हो रही हैं, लोग कह रहे हैं मैं पूरा वाइट दूंगा, पूरा वाइट लूँगा। तो हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि चीज़ें देर से होती हैं लेकिन अच्छी हो जाती हैं। अल्टीमेटली हम इस गोल को अचीव करेंगे और वो दिन दूर नहीं कि रियल इस्टेट बिल्कुल जिस तरह पूरी दुनिया में ट्रेड होती है इसी तरह होगी। और उसके बाद जो तेज़ी आएगी ना, लोग कहते हैं तेज़ी, वो तेज़ी आपके होश उड़ा देगी। ये मैं आज भी दावा करता हूँ कि एक दफ़ा ये हो जाए, लोग इसको ऑब्जर्व कर लें, लोगों का जो वाइट ब्लैक का मसला हल हो जाए, फिर जो हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आनी है ना, वो लोगों के तसव्वुर में नहीं है। जितने रियल इस्टेट के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आने हैं, आपकी रीत धड़ाधड़ लॉन्च हो जानी है। एक आम आदमी जिसके पास 2 लाख रुपए हैं वो भी रियल इस्टेट की साइकिल में बैठ सकेगा। अभी तो नहीं बैठ सकता वो, अगर आप पार्टनरशिप में बैठते हैं उसमें 10 मसले आ जाते हैं। तो ये चीज़ें लोगों के विजुअलाइजेशन में नहीं है कि ये क्या होगा, क्योंकि दुनिया, आप दुबई देखें ना, दुबई में 50 मिलियन दरम का विला यूँ बिक जाता है। 50 मिलियन दरम के पैसे तो आप हिसाब करें कितने हो। 50 मिलियन दरम का मतलब है कुछ 4 अरब रुपए का विला, और वो यूँ बिक जाता है और उसकी पूरी वैल्यू लिखी जाती है, उसका वो 4% ट्रांसफ़र टैक्स भी देते हैं। तो हमारे विजन थोड़े से छोटे हैं। हमें लगता है कि यार कौन लाएगा इतना पैसा। पाकिस्तान को अल्लाह ने जो नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, जो ये जो बेल्ट हम देखते हैं नीचे से ऊपर तक, हर तरह का मौसम हमारे पास है, हर तरह का लैंड टेक्सचर हमारे पास है, हर तरह के पहाड़ हमारे पास हैं, मतलब उसमें इतनी डेवलपमेंट की जगह है। अभी मैंने इस्लामाबाद का पूरा दौरा किया है, इतनी डेवलपमेंट माशाल्लाह हो भी रही है। आपकी होटलिंग इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, हॉस्पिटलिटी में इतना आपका टूरिज्म ग्रो कर सकता है, हमारे पास हर चीज़ है। तो वो लोग मिस करके बैठे हुए, लोग अभी उसी सर्कल में हैं कोल्लू के बैल की तरह कि जी मुझे फ़ाइल उठा के फ़ाइल बेचनी है। हमें इससे बाहर निकलना होगा। दूसरी बात, जो रियल एस्टेट को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें नज़र आ रहा है ना, मोर देन 10 मिलियन हाउसेस की स्टिल शॉर्टेज है हमारे पास। अब हम कहते हैं जी रियल एस्टेट डेवलपमेंट, लेकिन हम तो अब अगर कोई ऐसी स्कीम भी आती है ना लो कॉस्ट की, उसमें भी लोग सट्टा शुरू कर देते हैं। हमें इन चीज़ों से परहेज़ करनी होगी और हमें रियल डेवलपमेंट पे हमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बढ़ा के पैसे कमाने। हम कहते हैं एक ही ट्रांजैक्शन में सारे पैसे कमाने, ये स्ट्रेटेजी हमारी गलत है। अच्छा, ये बताइएगा, एक बड़ा इससे रेलेवेंट सवाल है कि ये जो रुक जाती है, वैल्यूएशन नहीं होती, ऐसा कोई निज़ाम सरकार वज़ह नहीं कर पाई, तो इसमें क्या जो हमारे लोग शोर शराबा करते हैं वही रीज़न है या वो एक बहाना होता है? नहीं, मैं समझा नहीं, शोर शराबा
यानी हम कहते हैं कि नहीं करो, 2016 में उन्होंने कोशिश की, बढ़ाई कुछ, या आज कहते हैं जी कि पूरी लिख लो, तो हमारी तरफ से मुल्क भर में कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर से आवाज़ आती है ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। तो ये हमारे सिर्फ इतना कहने से रुक जाता है या कोई और वजूहत है? नहीं, कहना है का भी असर होता है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात हुई है, जो मैंने कहा ना 10 लाख से आज 3.25 करोड़ का हम आ गए ना, तो मार्केट में कुछ प्लॉट आज 3.25 करोड़ में भी शायद आपको मिल जाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। अब आप जब इस तरह के गैर मुनज़्ज़म और गैर डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड सिस्टम में चल रहे होंगे और जब उसको करेंगे तो ये तो भेड़ चाल होगी ना, मतलब कन्फ्यूजन तो होगी। फिर आपने जैसे कि कहा कि पूरे सूबे को 12 कैटेगरियों में बांटा हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादती है। नहीं, सूबे नहीं, पूरे शहर को, पूरे कराची को 12 कैटेगरी सूबे की शायद कोई 30-32 हो। तो पूरा कराची में इतनी वेरिएशन है कि कराची में आज भी 10 लाख रुपए गज भी प्लॉट है और आज कहीं ना कहीं हमें शायद 10,000 रुपये गज भी प्लॉट मिल रहा होगा। तो उसकी वैल्यूएशन में भी फ़र्क होगा। तो हमें कैटेगरीज भी बढ़ानी है। और जो आपने कहा कि रुक जाते हैं, तो अगेन वही वाली बात है, जो करता धरता है उनके अपने बेनिफिट्स भी हैं। और एक सिस्टम जब चल रहा होता है ना, तो इसको चेंज ओवर करना, यानी कि इसका रुख बदलना, कि नहीं ये गलत था अब इसको सही करना है, उसमें ज़रा टाइम लगता है। वो कर नहीं पा रहे हम लोग। अच्छा, इस शोबे के बारे में नॉलेज इतनी कम है आम सोसाइटी को, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई कॉलेज, ना कोई बाकायदा तालीम। अगर कोई बाहर से पढ़ के आ भी जाता है अमेरिका, यूके वगैरह से, तो वो मारूजी हालात पे ग्राउंड रियलिटीज़ से मैच नहीं करता, तो वो तालीम भी अलहदा ही हो जाती है। अब ये बताएं कि ये फिर प्रोफेशनल जो फोरम है हमारे पूरे केमाड़ी से खंजराब तक, इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि सरकार को रिकमेंडेशन दें कि इस तरह पॉसिबल है, विन विन पोजीशन इस तरह पॉसिबल है। प्लस ये जो आप बातें कर रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा साइज़ बढ़ जाएगा मार्केट का, बहुत फॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा आने की उम्मीद है, तो ये अपने मेंबर्स को, अपने लोगों को, अपनी बरादरी को पूरे मुल्क में बताने की ज़िम्मेदारी फिर जो हमारे फोरम है उनकी नहीं है, ये अवेयरनेस देने की? नहीं, जिम्मेदारी बिल्कुल इन्हीं की है। देखिए, बेसिकली पहले हमें यहाँ समझना है कि ये फोरम बनाए क्यों जाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में अगर कुछ कारोबारी लोग मिलकर कहते हैं कि हम तमाम इंडस्ट्री के लोगों के लिए मसाइल हल करने के लिए एक फ़ोरम बना रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है कि उसकी सही बातों को उजागर किया जाए और अगर कुछ गलत हो रहा तो उसको सही किया जाए। लेकिन अब बदकिस्मती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब 1997 में ये फ़ोरम की इब्तिदा हुई तो आई वॉज़ वन ऑफ द फाउंडर। और उस वक्त मैं रियल इस्टेट में मुझे बहुत कम अर्सा हुआ था, तो एक टेम्परेरी एडॉक कमेटी के बाद में साइडलाइन हो गया कि नहीं, आई कांट अफोर्ड। लेकिन मकसद तो उस वक्त भी यही था। लेकिन अगेन हमारे यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है या सियासत है, वो कहती है जो ट्रेंड चल रहा है ना, इससे अगेंस्ट जाएंगे। अगेंस्ट द ट्रेंड जाना बड़ा मुश्किल है, लोगों का मुखालफत होती है। फिर उसको ये डर होता है कि अगर मैं कोई ऐसी बात करूँगा, जिस तरह अभी अगर मार्केट में काम ख़राब हो गया है वक्ती तौर पे, इसी वजह से कि वैल्यूएशन बढ़ी है, तो आप यूँ इसकी मिसाल समझ लीजिए कि जो इस हक़ में था, या अगर उसने आवाज़ ऊंची की तो कहने कि इसकी वजह से मार्केट ख़राब हुई है, इसने ये बात की थी। तो लोग इस डर से वो सही बात नहीं करते। अब इसमें दो वजूहत हैं। एक तो उनको पता है लेकिन वो नहीं करते, ये तो बहुत गलत करते हैं। लेकिन कुछ लोग वो इसी सारे रेले का हिस्सा है, उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि नहीं यार ये सही नहीं है, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये सही है। और मैं यही पूछ रहा था कि ये वाली अवेयरनेस देना जो आपने बात बताई, वो लोगों के लिए भी आई ओपनर है, मेरे लिए भी, कि भाई ये तो काम बहुत बढ़ जाएगा, ये तो इंडस्ट्री का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली कहीं आप हर बंदा कोई इंसान बेनिफिशियरी होगा, किसी मुल्क का भी शहरी है, आप अपने अकीदे के मुताबिक अपने मामलात भी सीधे रखना चाहते हैं, तो उसमें भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसी बात है कि इसको मैं आपको कोई ऑथेंटिक बात नहीं कर सकता कि इसमें से कितने % लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि ये गलत है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि यार मैं गलत नहीं। अभी देखें, इस वक्त आप हिस्सा हैं, तो अवेयरनेस, इस मामले की अवेयरनेस ज़ोर से देना 31 लोगों को, ये जो आप बातें मुझे बता रहे हैं, ये 31 को कन्विंस करना तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं जब ये बात करता हूँ ना, कहीं भी दोस्तों में बैठे होते हैं, तो मेरे सामने इम्पैक्ट ये आता है कि यार बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन जब मजमूई तौर पे किसी फोरम के सामने, लोगों के सामने बात करने की आती है, तो कोई ये बात नहीं करता। मेरे साथ जो मेरे साथी थे जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, मैंने कहा ये इलेक्शन जीतने के बाद हमें चीज़ों को सही करना है, तो उन्होंने कहा हाँ शफीक भाई हम करेंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन जीते तो उनका फिर रुख चेंज हो गया, उनका फोकस चेंज हो गया। वो इलेक्शन की एक ऐसी रेस है, ये एक हमारे ब्लड में है कि नहीं बस हमें इलेक्शन। तो आपके ख्याल में एक 60 साल का आदमी, 55 साल का आदमी, हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो अगले कोई 200-300 साल तक इलेक्शन जीतने का प्लान होता है उसका? नहीं, देखें ये तो हमारी, अब ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है ना कि बहैसियत नेशन, बहैसियत कौम, हम अपने इख्तियारात जो हमें एक दफ़ा मिल जाएं, हम चाहते हैं कि बस हम इसी पे बैठे रहें, और उसको इतना अच्छा लगने लगता है। फिर किसी से कोई ज़्यादा इस तरह की बात करो तो सामने वाला पे क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तानी पूरा ऐसा चल रहा है, तो आप फिर लाजवाब हो जाते हैं।
मतलब मुल्क ऊपर से लेके तो आप नीचे लाजवाब हो चुके हैं। मैं लाजवाब हो चुका वेरी गुड। ये बताइए कि आप बीइंग ए मार्केटियर, एक रियल एस्टेट बड़े अरसे से बेच रहे हैं आप, ये वाला नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करेगा, ये वाला अमल जो है DHA सिटी का मार्केट पे के नॉर्म्स पे? देखिए, ये मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी वो वाली बात भी हो जाएगी कि जिस तरह हम कहते हैं कि किसी चीज़ को चेंज करते वक्त कुछ लोगों के जहन में आता है कि नेगेटिव है, कुछ कहते हैं नहीं पॉजिटिव है। तो कुछ हद तक इसमें भी ये बात है कि कुछ लोगों के जहन में बिल्कुल ये बात है कि यार इतने प्लॉट के ट्रांसफ़र के लिए मैं हो जाऊँगा तो अब तो मुझे लेना ही नहीं है, तो ये एक नेगेटिव अंसर होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। और जहाँ तक बात है कि कोई बहुत एमरजेंसी में बंदा जा ही नहीं पा रहा, तो उसके लिए तो DHA की एक सहूलत मौजूद है कि आप अगर उसकी एक एक्स्ट्रा फीस दें तो ऑफिसर घर पे आके आपके ऑफिस पर आके ट्रांसफ़र लेगा। उसके लिए कोई बीमारी की कोई जेन्युइन केस है तो वो इस तरह करते रहे, माजी में भी किया है हमने कि बिल्कुल कोई बेड पे है तो वो तो घर पे आ जाते हैं। लेकिन आम फहम में ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा कि यार अब मैं तो प्लॉट नहीं खरीदूंगा, मुझे वहाँ ट्रांसफ़र देने जाना है। तो ये बात अपनी जगह वैलिड है, इसको हम डिनाइल नहीं कर सकते। मुझे आपसे मार्केटियर के तौर पे, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इस इंडस्ट्री के, सिर्फ इस बात पे जोर देने का मकसद ये है कि एक प्रोड्यूसर जो है उसको ये बात समझाना बहुत हद तक आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इससे आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो रही है। अगर फ़र्ज़ करें वो एक डायमेंशन में सोच रहा है कि मैं यहाँ, मेरी प्रोडक्ट बहुत मजबूत है और यहाँ को मुझे लोगों को लाना ही लाना है, आ जाएंगे जैसे मर्ज़ी आएँ, ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है। मेरा सिर्फ ये मकसद था। ये वाली अप्रोच में आप सहूलतों का जो पहलू है ना, तो आप एक बात कर रहे हैं ना कि पत्थरों पे चल के आओ, पहाड़ों पे आओ, पानी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा आप माइंड नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा हम एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। बेसिकली तो रोड M9 है ना सर, आप बहरिया तक जा रहे हैं तो आप 16 किलोमीटर और चले जाएंगे। इन्होंने अपना इंटरचेंज भी बनाया है, आना तो आपको ड्राइव करके ही है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कि हर आदमी के लिए आज इंक्रीजिंग पेट्रोल प्राइस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल हो गई, बाइक पे आदमी वहाँ जा नहीं सकता, वो सारे मसाइल तो हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है क्योंकि किसी गाँव में जा रहे हैं, मतलब आप उसी हाईवे पे 15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो DHA सिटी का इंटरचेंज आ जाएगा, वहाँ से अंदर जाएंगे आप 2 किलोमीटर पर आपका ट्रांसफ़र ऑफिस आ जाएगा। वो दूर होना, 60 किलोमीटर ओवरऑल होना, वो सब बातें। तो इसी तरह 50 किलोमीटर, 45 किलोमीटर तो बहरिया भी है, तो वहाँ लोग जाते रहे हैं। फिर एक अलग एक डिबेट है कि जी वहाँ उनको दिखाने के लिए उनके पास चीज़ें ज़्यादा थी, इनके पास नहीं है। लेकिन इनका मानना ये है कि ये करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, फुटफॉल होगा, लोग रहेंगे। तो फुटफॉल के लिए चीज़ें बनाना ज़्यादा बेहतर नहीं? बनानी चाहिए इनको। हम तो देखें बजट पहले बना के फिर बनाना ज़्यादा बेहतर नहीं? की जिप लाइन कंप्लीट कर ली, बन गया, उसकी कुछ काम रह गया, हम तो रेगुलर इनसे, मैं यकीन करें मेरे ख्याल से मैं वाहिद आदमी होऊंगा जो 2010 से आज 2023 आ गया, हम हफ्ते में एक दफ़ा DHA सिटी ज़रूर जाते हैं, मंदियों में भी गए हैं। और वो पहला ड्रोन से वीडियो फुटेज भी मैंने, ड्रोन बर्ड आई व्यू भी मैंने ही डिजिटली डाली थी। मैं उस वक्त से DHA सिटी में काम कर रहा हूँ जब कुछ भी नहीं था। ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब जब PD थे उस वक्त भी काम होता रहा। फिर इनको थोड़ी ज़मीन भी टफ मिली, इन्होंने डेवलपमेंट बहुत कर ली है। सेक्टर 7 में इन्होंने बोरियों को जमात खाने की जगह दे दी है। सेक्टर 16 के आगे इन्होंने गोल्फ क्लब बनाने का प्लान कर लिया है। तो चीज़ें कर रही हैं। लेकिन आपको पता है DHA एक ऐसा इदारा है जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़ी हट के हैं। वो हमें एक्सेप्ट नहीं होती, वो हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी भी कुछ रिजर्वेशंस हैं। उनका एक सिस्टम है, एक अप्रूवल लेने के लिए फ़ाइल ऊपर से नीचे आती है। ये सारी बातें सबको पता है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। और उसको करने में कोई एतराज़ भी नहीं है और कोई मुज़ायका भी नहीं है कि एक सिस्टम है, उसके थ्रू ये सारी, एक अप्रूवल लेने के लिए भी पूरी एक मिनट शीट चलती है, वो जाती है ऊपर से घूम घाम के। तो ये इनकी कोई रिजर्वेशन है, ये भी मजबूर भी हैं। मैं कोई इनका नुमाइंदे के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मुझे तो कई लोग कहते हैं कि जब मैं किसी ज़माने में जब इंटरनेशनल वेंचर्स पे DHA सिटी के मैंने स्टॉल्स लगाए हैं तो लोग कहते थे ये तो फ्रंट मैन है DHA के। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो, आपने कहा ना कि ठीक है हमारे पास प्रोडक्ट, हम खुद ही मार्केटिंग कर रहे हैं इसकी, उन्होंने हमें तो नहीं कहा ना, हम तो खुद ही कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी है। बिल्कुल। तो हमने लोगों के लिए बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी दी, यानी कि जो प्लॉट 20 लाख रुपए का किस्तों में बेचा गया था वो प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए का हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सर। और आज एक और बात मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जो मेरी डिकेड साइकिल थ्योरी है, ये थोड़ी सी बात उसी से रिलेटेड है कि 2010 और 20 के दरमियान तो एक मूवमेंट हो चुकी, उसने हाई बना लिया, उसने लो भी बना लिया। अब 2020 से 30 के दरमियान की जो मूवमेंट है वो इंशाल्लाह होनी है। दूसरी बात, जो आपकी इन्फ्लेशन है, जो आपके करेंसी का इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे 4 गुना आ गया, 2 गुना आ गया। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी डबल हो गई, लेकिन प्लॉट की कीमत तो बढ़ी नहीं। 2016 से लेकर आज 2023 आ गया, कीमत ही नहीं बढ़ी बल्कि कम हो गई है। तो आप ये सोचें कि एक पॉजिटिव नुक्ता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आदत है कि हर चीज़ में ना पॉजिटिव नुक्ते निकालने चाहिए और वही काम करते हैं, वही आपको एनर्जी देते हैं। तो अगर ये सारे इम्पैक्ट जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, पानी से लेके, मटन से लेके, खाने की, पहनने की, आगे पीछे मूवमेंट की,
हर चीज़ की कॉस्ट आपकी कई गुना बढ़ गई है। सिर्फ वाहिद एक प्लॉट ऐसा है जिसकी कॉस्ट नहीं बढ़ी है। तो ये जब इसके ऊपर नंबर लगा इसका, यानी कि हम कहते हैं ना अब नंबर आएगा, तो ये नंबर आ गया तो ये तो आप समझ लें कि लोग लाइन लगा के डीएचए सिटी जा रहे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्लॉट आज 15 लाख का है, ये प्लॉट 1.5 करोड़ का भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए कि आप कह रहे हैं कि जी बाकी चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई और इसकी प्रॉपर्टी की कीमतें अभी ज़मीन जायदाद की कम है, तो इनको भी बढ़ना चाहिए। तो क्या इसमें ये नहीं है कि जो आपने पहले बताया कि 4000 गुना बढ़ गई, तो ये पहले ही इतनी ज़्यादा स्पेकुलेटर्स की वजह से बढ़ चुकी है। आम पाकिस्तानी की जब हम बात करें तो उसके लिए तो अभी बहुत महंगा है। 1980 में भी ना ठीक है इतना रेट नहीं था, लेकिन आम आदमी की पहुंच से उस वक्त भी बाहर था, शायद कम बाहर था। 90 में भी बाहर था। 2000 के बाद तो सर आम आदमी सोच भी नहीं सकता। नहीं, 80 में देखें आम आदमी 80 में थोड़ी शायद बहुत लेकिन- सेविंग से बना लेता था। ये 9/11 तक जो था ना, नहीं सर 90s में भी बाहर था। 9/11 तक जो था ना, आप वो ग्राफ देख लीजिएगा, अपनी रिसर्च देख लीजिएगा। 9/11 से पहले तक आम आदमी, आम एक जूनियर एग्जेक्टिव, एक सीनियर एग्जेक्टिव एक रिजनेबल जगह पे किसी पॉश एरिया में मकान घर बनाने का सोच सकता था। अब जो नया उस सर्कल में दाखिल हुआ है उसके तो लिए उसकी एक वजह ये भी है कि उस वक्त हमारी तनख्वाहों का जो ग्राफ था अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन थोड़ा बेहतर था, उनके पास पैसे बच जाते थे। अब उस अगर आप 9/11 कहते हैं यानी कि 2001 कहते हैं ना, तो आज 22 साल हो गए। इन 22 सालों में रियल इस्टेट तो बहुत ग्रो हुई, लेकिन आम आदमी की तनख्वाह, आम आदमी की इनकम उस हिसाब से ग्रो नहीं हुई। इन्फ्लेशन ने हमें मार दिया। तो अब जो रिजर्व, जो एक्स्ट्रा इनकम होती थी ना, वो अब रही नहीं लोगों के पास। तो ठीक है, चलें, इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ कि आम आदमी की रीच से अब ज़्यादा बाहर हो गया। पहले भी बाहर था, पहले कम बाहर था, अब ज़्यादा बाहर। तो आप स्पेकुलेटर को दावत दे रहे हैं कि आए, इसमें बहुत अभी पोटेंशियल है, तो फिर आम आदमी के लिए और मुश्किल होगी। देखिए, स्पेकुलेटर को दावत नहीं दे रहा हूँ। बीइंग अ रियल इस्टेट कंसल्टेंट एट द टाइम मैं भी शायद स्पेकुलेटर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा तो रोजी रोटी है। हालांकि मैं पर्सनली इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ। और मैंने लोगों को हमेशा मैंने कहा ना कि रियल इस्टेट में काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो डेली की मूव देख रहा होता है, आज तेज़ी आज मंदी है। मैं लॉन्ग टर्म मूव देखता हूँ। मैं कहता हूँ आज लेके छोड़ दो, और मैं बेचता हूँ तो मैं कहता हूँ आज मार्केट रेट पे बेच दो। आप ये नहीं करोगे इतने आएंगे तो बेचूंगा। आपने एक मूव ले ली, नफ़ा लिया, आपने कंप्लीट किया। अब ये वही वाली बात है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये सिस्टम हमें ये करने का कह रहा है। ये सिस्टम नहीं कहेगा। मेरी तो खुशी उस वक्त होगी कि मैं रियल इस्टेट को डेवलप करूँ, मैं सौदे प्लॉट ना बेचूँ। जिस तरह आप किसी भी वेस्टर्न डेवलप सोसाइटी में जाएँ तो वहाँ ओपन लैंड तो वो ख़रीदता ही नहीं है, और बड़े बड़े बिल्डर बड़ी ज़मीन खरीद के उसको डेवलप करके बेचते हैं। तो आई विश और आई लव कि मैं ये करूँ। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से डेवलपमेंट साइड पे भी मेरा स्टार्ट हो गया काम, तो मैं चीज़ें बना के भी बेच रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी तो वाई नॉट, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। मैंने लोगों के पैसे भी लगाए हुए होते हैं, उनको कमा के भी देने होते हैं। तो अब अगर मैं कुछ अपनी बाउंड्रीज में रह के गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सिस्टम है जो स्पेकुलेशन है तो वो है, सिस्टम मजबूर कर रहा है। सिस्टम है ना सर। अगर एक चीज़ मुझे लग रहा है कि यार ये जो आज 5 करोड़ की ये हो जाएगी 10 करोड़ की, तो मैं तो लूँगा। और इस पर बल्कि हम तो इतनी हसासियत पे जाके, कई साल पहले मुझे किसी ने कहा कि यार ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आ जाता है, आप प्लॉट लेते हो और आप महंगा करके बेच देते हो। तो मैंने मुफ्ती कराम से पूछा, तो मैंने कहा सर ये आपको गलत काम तो नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा नहीं यार, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में पर्टिकुलर कुछ किस्में हैं गल्ले की, जिसमें गेहूँ है, अनाज है, इसके अलावा आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। अब वही वाली बात है, मैंने जिनसे पूछा उन्होंने मुझे मुतमईन कर दिया। तो हालांकि एक बात है कि ज़मीन ख़रीद के उसके ऊपर डेवलपमेंट करके बेचें तो जेन्युइन काम है। आपने ऐसे ही प्लॉट ख़रीदा, वही वाली बात आपकी कि मेरे पास पैसे थे, मैंने 4 एक्स्ट्रा प्लॉट ख़रीद लिए। आज 10 साल बाद जिसको अपने घर बनाने के लिए चाहिए तो उसको मजबूरी में महंगा ख़रीदना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को मैं बड़ा एसेंस करता हूँ, लेकिन मजबूरी है ना सर, मार्केट हम क्या कर सकते हैं। अब उसका यही मिसाल एक देख लेना कि बहावलपुर से 2-4 बसें भर के जाती हैं कराची से कि डीएचए बहावलपुर अलॉट हुआ है, तो आएँ वहाँ जाके बुक कर लेते हैं उन प्लॉट्स को। जब बहावलपुरी जिस के पास भी गुंजाइश बनेगी तो उसको महंगा करके बेचेंगे हम। इसी तरह मुल्तान, यही असल में देखिए अब मेरा पता नहीं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आता है या नहीं, कसाद बाज़ारी में, लेकिन एक सबसे बड़ा एंगल ये है ना कि रिलीजियसली, अखलाकियात पे तौर पे भी मैं इन चीज़ों को इस तरह जस्टिफाई करता हूँ कि हर चीज़ के देखने के ना हमेशा 2 एंगल ही होते हैं। आपका एक एंगल है, आपने कहा यार ये इस तरह हो रहा है, आप उसको महसूस करते हैं, आप हसास, आप कहते हैं गलत हो रहा है। दूसरा कह रहा है मेरे पास पैसे हैं ना, मैं ले रहा हूँ, वो महंगे हो रहा है, उसका अपना एंगल। कह रहा है मैं ज़्यादती तो नहीं कर रहा। अब इसमें एक पहलू बस रह जाता है कि रियासत कुछ ऐसे बंदोबस्त करे कि असल मकसद चीज़ ये है है कि देखिए वेस्टर्न कल्चर में रियासत ने ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, उसका इंश्योरेंस भी महंगा है, उसके टैक्सेशन भी अलग है। आपकी एक प्रॉपर्टी उसका टैक्सेशन अलग है। वहाँ आप अपनी इनकम का 35% रियासत को दे देते हैं, फिर रियासत भी आपको, कहीं आप फंसते हैं तो रियासत आपको सपोर्ट करती है। तो अब हमारे ये 7 ही अगर फ़र्ज़ करें
फ़र्ज़ करें कि इसकी रोकथाम के लिए किया गया है 7E के आम आदमी की पहुंच में रहे, इसमें पैसा डंप ना हो, तो वो फिर हमारे लोग जो इतराज़ कर रहे हैं वो 7E को हम सही इसलिए नहीं कह सकते कि देखिए वो एक तरीके से ज़कात के पैरेलल एक टैक्स लेने की कोशिश की गई है, और दूसरी सूरत में वेल्थ टैक्स जब किसी ज़माने में होता था तो उसको ख़त्म किया। दोबारा वो एक इन अ वे वेल्थ टैक्स ही है कि आपकी फ़र्ज़ी इनकम, आपकी रियल इस्टेट है, आपकी कोई भी जायदाद है, उसको हमने फ़र्ज़ी समझ लिया कि ये रेंट पे चढ़ी हुई है, और उसका नाम भी ये दिया ना, डीम रेंटल इनकम टैक्स। तो वो सही नहीं है, उसको नहीं होना चाहिए। एक और उसका पहलू बड़ा ख़राब है कि वो पंजाब में वो ठीक है। देखिए उसमें हुआ ये है कि सिंध गवर्नमेंट में सिंध के लोगों ने सिंध हाई कोर्ट से केस किया तो वो हार गए। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ उनको परसेंटेज ऑफ 50% रियायत मिल गई कि जो पटिशनर है वो आधा भर दे। उस केस को स्टडी करके पंजाब वाले भी पंजाब हाई कोर्ट में गए, वहाँ से वो केस विन कर गए। तो उनको ये हुआ कि फिर सुप्रीम कोर्ट FBR ने ये कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, पंजाब की इस हाई कोर्ट की विनिंग पिटिशन की वजह से इनको सस्पेंड कर। तो कोई आइनी पिटिशन दाखिल की? अच्छा, इसके लिए हमने बड़ी कोशिश की। डिक्लेरे के फोरम पे हम दोबारा एक नई पिटिशन में जाना चाह रहे थे। हम कानून को नहीं चैलेंज करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि जिस बेसिस पे पंजाब को रिफ मिला है सिंध को मिल जाए। तो हमें उसमें थोड़ी मुश्किलात भी हैं, आपको पता है, इन हालात में लोगों से पैसे करके फिर वकीलों को पैसे देना। तो उसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि नवंबर की को 15 तारीख को केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और उम्मीद है कि ये डिसमिस हो जाएगा और ये हट जाएगा। लेकिन वो फिर जब हम क्लोज पहुँचे तो पता चला कि केस नहीं था, क्योंकि ये केस ऑलरेडी सब जुडिस हुआ है। तो इसकी सुनवाई होनी है और इसका फैसला होना है। और जिस तरह से पब्लिक का इम्पैक्ट आया है, जैसे कि आप कहते हैं ना कि लोगों का एक वावेल आया कि 7E ने तो कम कर दिया, तबाह ख़त्म कर दिया। और इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है कि कराची का बंदा है तो पंजाब में प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसको 7E देनी है, और पंजाब वाला बंदा कराची में भी खरीदेगा तो उसको नहीं देनी है, क्योंकि वो पंजाब ये खसूसी रियायत है कराची आइट के लिए। कराची के लिए इसी किस्म की रियायतें होती है, आपको पता है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्लाइंट बेस ओवरसीज़ भी बहुत है, तो ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इस वक्त ज़मीन जायदाद ख़रीदना? देखिए इस वक्त उनके लिए इन अ वे पॉजिटिव पॉइंट भी आया। पहले तो हम कहते थे कि यार उन्होंने जब 100 रुपये का डॉलर था तो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, आज 300 का हो गया और वो प्रॉपर्टी भी आधी कीमत में हो गई, उनकी इक्विटी 20% रह गई। ये तो ठीक है, मान लिया हमने। लेकिन लोग ये अच्छा होता ये है कि हर दौर में ना बंदा अलग होता है जो बेनिफिट ले रहा होता है। जैसे कि मैंने कहा ना, माजी में 4000 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी भी है, तो उसके जो फ़ायदा उठाने वाले लोग अलग हैं और जो आज नुकसान हो रहा है ना वो लोग अलग हैं। अब जिसने 2016 की, क्योंकि हर डिकेड में ना नए लोग मार्केट में आ जाते हैं, जिन अब सेटल होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आती है, वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो 2016 से आज तक जिसने भी DHA में प्रॉपर्टी ली है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, फिर उसको डॉलर की कीमत में नुकसान हो गया। फिर एक तीसरी चीज़ जो हुई, पाकिस्तान से पैसे बाहर ले जाना बड़ा आसान था, अब वो बहुत मुश्किल हो गया। तो आज अगर अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करके पैसे बाहर भी ले जाना चाह रहे हैं तो कह रहा है ये तो पैसों का नुकसान तो अपनी जगह है, ले जाना ही मुश्किल है। फिर अगेन वो फैक्टर आ जाता है कि आपके पैसे पूरे वाइट नहीं है बेचते वक्त, तो वो तो अनऑफिशियल पैसा तो आप बाहर ले ही नहीं जा सकते। अब एक और बड़ी अजीब सी बात है, हम ये बात करते हैं अनऑफिशियल अनडॉक्यूमेंटेड, लेकिन अकॉर्डिंग टू FBR आप मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाते हैं कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन बगैर लिखी पढ़ी करते हैं। तो अब अगर एक प्रॉपर्टी मैंने 25 करोड़ की बेची है, उसकी ऑफिशियल वैल्यू आज 5 करोड़ भी है, या मैं कहता हूँ 10 करोड़ भी है, तो वो 15 करोड़ को तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ। ये तो सुने मेरी इस बात को सुनने वाले, आप दावत दे रहे हैं कि ना, आप कैसे करेंगे आप मुझे बताएं। अगर मैंने 1000 गज का मकान 30 करोड़ का बेचा है तो उसकी ऑफिशियल वैल्यू 11-12 करोड़ पे अगर हो रही है, तो बाकी 18 करोड़ पे तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी तो इजाज़त ही नहीं है कि आप किसी को पेमेंट करें बगैर हिस्ट्री के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के। तो वो तो कैश हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो हम तो खुद एक ऐसे कवानीन बना रहे हैं कि हम, और फिर वो कैश आप देखें, ब्रोकर जो है, रियल्टर जो है, वो उस कैश को भी कैरी करता है बेचारा, उसकी 1% की मेहनत मजदूरी है और वो पूरा 100% का रिस्क भी उठा रहा होता है। नहीं, लेकिन साथ ही वो ये सारे रिस्क लेने के बावजूद वो नारे भी वही लगा रहा होता है कि पूरा नहीं करो, पूरी लिखत पढ़त नहीं करनी। हाँ, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उसमें खुश है ना। यानी ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि 2 दिन पहले कोई बंदा, किसी स्टेट एजेंट रहनुमा किसी के जनाजे में गया जिसको डाकुओं ने गोली मार दी थी कैश कैर लूटते हुए। वहाँ जनाजे में गया, वहाँ उसने हमदर्दी का इजहार किया और 2 दिन बाद वो खड़ा होकर नारे भी लगा रहा था कि ये हमारे चूल्हे बंद कर देंगे अगर पूरी लिखत पढ़त हो गई तो, जबकि वो कत्ल हुआ ही उस कैश की वजह, उस कैश की वजह से था। तो ये रहनुमाई के दावेदार ऐसे भी जहाँ होंगे तो फिर ये अलमिया, तो फिर अगेन मैं कहूँगा पूरी कौम का मसला है ना सर, क्या करें। हमारा विजन नहीं है, हम उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे, हम उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, और हम आमादा नहीं है कि चीज़ें सही हों।
और एक देखिए ना, अब अगर आप किसी बच्चे को बिगाड़ दें, उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करते रहें तो वो बिगड़ गया, अब आप उसको सही ट्रैक पे लाएंगे तो मुश्किलात तो आएंगी ना, वो रोएगा भी धोएगा भी, वो मानेगा ही नहीं, लेकिन उसके लिए तो गलत हुआ। जबकि पूरा उसको सही करने वाले की नीयत अभी भी सरसरी सी हो। वो तो देखिए, वो नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम अभी जारी है, हमारे साथ रहिएगा। क्या आप पाकिस्तान की एक ऐसी मार्केट और कारोबार के असरार व रमूज, उतार चढ़ाव, माजी और हाल के हालात और मुस्तकबिल की मुमकिना मौक़ों के बारे में जानना चाहते हैं? जिस कारोबार ने पिछले 30 साल में वतन अजीज़ के समाज और मईशियत को बदल कर रख दिया है, तो थोड़े से वक्त और पैसे की सरमायाकारी करें और पढ़िए किताब पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार। मजमुआ कुतब, कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। राब्ता करें 0333588981। वेलकम बैक नाजरीन। ये बताइए कि अभी रिसेंटली ये जो एक वाक़या हुआ, ज़ाहिर है इस तरह की ज़िम्मेदारी आप लोगों के फोरम की हैं कि DHA अपना ऑफिस वहाँ ले गया, तो आप बैक वक्त एक भलाई का काम भी करते हैं अपनी एसोसिएशन के लिए, पंचायत भी हैं, प्रोफेशनल फोरम भी हैं, और भी पता नहीं क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये एक बहुत तकलीफ़ दे अमल है हमारे मेंबरान के लिए। और कारोबार की जो बुनियाद होती है जिस बात पे कि सहूलत देते हैं आप अपने क्लाइंट को और पैसा कमाते हैं, तो ये उसके भी बहुत मुनाफी है। एक तो देखें, DHA सिटी ने तकरीबन आपके 1200-1300 मेंबर, 6000 लोग इंडिविजुअल, 6000 में से अगर 3000 काम करते हैं, और ये DHA सिटी एक ऐसा शहर बनने जा रहा है कि जिसमें पूरा कराची इन्वॉल्व है, तो शायद 10-12 हज़ार लोग काम करते हैं। 10-12 हज़ार की ट्रेंड, वेल इक्विप्ड, पैसों वाली, पढ़ी लिखी गाड़ियों वाली सेल्स मैनेजर को इतनी तकलीफ़ देना, ये किसी तरह जस्टिफाई है? नहीं, दरअसल इस पर मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा। ये हम तो इस हक़ में थे कि DHA सिटी वालों को ट्रांसफ़र आज से 2 साल पहले वहाँ शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन हम एक बात पकड़, अब मेरी ये कोई बात पकड़ लेगा ना, कहेगा शफी भाई ने कहा था कि ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन साथ ये कि हम DHA के साथ भी रोज़ बैठे हुए हैं। मेरी पिछले हफ्ते भी मीटिंग्स थी इनके डायरेक्टर्स के साथ। PD सर, आप डेवलपमेंट भी तो करें ना। पहरिया ने अपना पहला ट्रांसफ़र कब शिफ्ट किया था? देखें, ये तो आप एक पहलू कह रहे हैं ना कि वहाँ, ये आपका दूसरा जो मामला है कि आप अपनी प्रोडक्ट ऐसी करें। जब फ़ेज़ 8 उस वक्त बिल्कुल जंगल था और फ़ेज़ 1 में ही दफ्तर था, तो ये तो नहीं किया यार वहाँ ले जाएं, इसको आबाद करना है। आबाद तो वो जो उसका नेचुरल प्रोसीजर था उसी के तहत हुआ ना, 40 साल में अभी भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक और भी उनसर है ना, यहाँ इन्होंने पूरे DHA के 2 डिवीज़न कर दी। आपको पता ही है, एडमिनिस्ट्रेटर अलग आ गया, पूरा सिस्टम अलग हो गया। इंटरनली हमारी फाइनेंस से भी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। इन्होंने टोटल 2 सेपरेट डिवीजन्स कर दिए। नाउ दे आर 2 DHAs। DHA सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर अलग, उसका सेक्रेटरी भी अलग हो गया ना, आपको शायद पता हो, जो पहले एडिशनल पूरी एक काबिना अलग एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गई। परसों में बैठा था, मेरी बात हो रही थी, तो ये लोग खुद परेशान भी हैं कि यार हमारी कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई। हम तमाम लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट भी इन्होंने नई जनरेट की है, अब वहाँ से रेवेन्यू भी इन्होंने जनरेट करना है। तो ये तो एक अलग एक टॉपिक पे बहस है कि DHA को क्या करना है। लेकिन एक अगर सिंगल वर्ड में बात की जाए तो DHA सिटी का वहाँ ट्रांसफ़र शिफ्ट होना इस ठीक। अब मसला है कि फैसिलिटेशन नहीं है, 17 लाख का प्लॉट बेच के आप ट्रांसफ़र कराने वहाँ जा रहे हैं। अब देखें, एक और बड़ा अलमिया है, आज इतने साल हो गए हमें 1% कमीशन भी पूरी नहीं मिलती। हम कहते हैं कि हमारी कुछ बातें तो सही है ना, लेकिन उसके साथ कुछ बातें और भी तो है ना सर। पंजाब में पूरे 2% कमीशन। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके सेल्समैन हैं, वो अपनी, हम ज़ाहिर है अपनी मजबूरी, हम अपने लालच में करते हैं उनकी सेल्समैनशिप, लेकिन इवेंचुअली प्रोडक्ट तो उन्हीं की बेचते हैं ना। अब उनका वो होम फॉर डिफेंडर वाला तो नहीं सिलसिला रह गया। नहीं, वो तो नहीं, अब वो सिविलियन को बकायदा एक कमर्शियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उनकी प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है। अब एक बंदा, जो मैं आपको परसों की बात बताऊं, मुझे एक मैनेजिंग कमेटी का बंदा मिला, नौजवान, तो ऐसी बातचीत हुई, तो कहने लगा जी मैं 3 दिन से DHA सिटी जा रहा हूँ, मुझे 35,000 रुपये मिलने हैं, मेरा पर चक्कर 7,000 का पड़ रहा है, तो 21,000 3 दिन में मेरे लग चुके हैं, और पता नहीं अब ये पूरे। तो इस तरह अपने, एक तो एक सेल्समैन को तंग करना, दूसरा एक और मिसाल मैं आपको बताऊं,
कि वहाँ सिर्फ 3 बैंक्स हैं। तो एक बंदा ट्रांसफ़र करवा रहा था, तो वहाँ के नुमाइंदे ने, ट्रांसफ़र करने वाले रिटायर्ड मेजर या कर्नल साहब ने कहा, उस बंदे ने कहा जी मुझे चौथे बैंक का नाम दिया कि मुझे उस बैंक में पैसे जमा करवाने। तो उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, आप जाके बहरिया में जमा करवा दें। यानी आपकी सहूलतों का ये लेवल है। एक तो आप अपनी प्रोडक्ट को ही ख़राब कर रहे हैं ना। एक बंदा नॉर्मल क्या है, 35-40 साल आपके तजर्बे में भी, एक बंदा सुबह घर से निकलने से पहले आपको कहता है शफ़ी साहब मुझे 11 बजे आप DHA ऑफिस में ट्रांसफ़र रख लीजिएगा और मैं वहीं से साइन करके दफ्तर चला जाऊंगा, आप पैसे वैसे बाद में संभाल लीजिएगा। अब जब आप उसे कहेंगे जी पूरा दिन तकरीबन लग जाएगा और मे भी 2 दिन भी लग जाए, तो उसका रुझान इस तरफ से कम होगा। ये एक लाइल्मी में या प्री प्लान जो मार्केट थोड़ी बहुत चली थी उसको तबाह करने का एक अंदाज़ है, या ये क्या है? नहीं देखिए, इनकी नीयत बहुत पॉजिटिव है इस मामले में और सहूलतों की कमी है। अब भाई हमारी उस दिन भी यही बात हो रही थी कि बैंक काउंटर्स कम है, सारे बैंक होने चाहिए, और उन्होंने खुद हमें भी कहा कि यार बहरिया में जमा करा दो। तो लेकिन देखिए इन चीज़ों को अब ये कितने 3 साल से तो डिले कर रहे थे ना, अब अल्टीमेटली ये होना था, अब लोग जाएंगे। दूसरी बात देखें, अगर रियल्टर जा रहा है, सेल्स पर्सन जा रहा है, तो एक इसका हल ये है कि आप अपने कस्टमर से ये सारे अखराजात लें। जाहिर सी बात है, अगर आप वैली का एक प्लॉट 25 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए में आप बेच रहे हैं, तो उस पर 25,000 रुपये ब्रोकरी में आप ये सब कर ही नहीं सकते ना सर, ये तो इम्पॉसिबल बात है। तो हमें इस फॉर्मेट को बदलना है। दूसरी हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई, हमने इनको कहा, तो इन्होंने 1 डे सोल्यूशन तो कर दिया है। NDC पहले अप्लाई हो जाएगी, उसके बाद ट्रांसफ़र सबमिशन सब एक दिन में हो रहा है और वो प्रैक्टिकल भी है ना। हमारे तो वहाँ टीम भी बैठ रही है, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस भी हमने खोला है, लेकिन हर आदमी नहीं खोल सकता ऑफिस, सही बात है। इसका एक पहलू ये भी तो पॉसिबल है ना। देखिए बहावलपुर ट्रांसफ़र यहाँ हो रहा है, लाहौर वालों ने दफ्तर खोला अपने मेंबरान को सहूलत देने के लिए, ठीक है। आप जो वहाँ जिनको आप बुलाना चाहते हैं, अपनी डेवलपमेंट दिखाना चाहते हैं, अपने उस पूरे सेटअप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, उनको आप वहाँ बुला लें, उनको कुछ इंसेंटिव दे के बुला लें। यहाँ एक दफ्तर नहीं खोला जा सकता? नहीं, दफ्तर तो था ऑलरेडी हमारे पास। नहीं, एक दफ्तर यहाँ जो इस काम के लिए यहाँ ट्रांसफ़र करवाने। नहीं देखें, इन्होंने 3 साल में ये कई दफ़ा किया कि जी हफ्ते में 2 दिन वहाँ ट्रांसफ़र होगा। अब हम में से ही हम लोगों ने उस दिन हम ट्रांसफ़र ही नहीं रखते थे जी। उन्होंने ट्रांसफ़र फ़ीस में इंसेंटिव भी दिया कि जी वहाँ ट्रांसफ़र कराएंगे तो फ़ीस कम लगेगी। तो ये सब कर रहे थे पिछले 3 साल से। मैं एक मार्केट के एतबार से आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह अपनी प्रोडक्ट को ये ख़राब नहीं कर रहे। देखिए इन अ वे आप सही कह रहे हैं, मुश्किल तो कर रहे हैं। सहूलत, देखिए सहूलत, कारोबार का ओरिजिन ही सहूलत से निकला है। तो आप अपने पहले तो अपने सेल्समैन को सहूलत नहीं दे रहे, उसके साथ फिर जो बंदा वहाँ जहाँ साइन करने जा रहा है उसके लिए भी एक बेआरामी पैदा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखें आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखें ना, तो आज ये 25 लाख का प्लॉट है, सारी ज़िंदगी तो नहीं रहेगा। दूसरी बात, जिसके पास हैं ही 25 लाख रुपए और उसको DHA में प्लॉट लेना है, तो वो तो DHA में ही प्लॉट लेगा। उसको अगर हैदराबाद भी जाना होगा तो जाके कराएगा, ये मेरा मानना है। मैं कंज्यूमर से बड़ा अटैच्ड हूँ, और जो पहली दफ़ा प्रॉपर्टी खरीदता है ना सर, वो 4 दिन की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इन्वेस्टर का यार किस चक्कर में फंसा दिया मुझे। मार्केट तो आपकी इन्वेस्टर से चलती है, लेकिन हम तो देखें एक अच्छी तरफ जा रहे हैं ना। देखा जाए इन अ वे दिस इज़ द गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट कि आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट करें। मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट चलेगी उसी वक्त जब हमारी मार्केट में 95% इन्वेस्टर था, अभी भी है, इसीलिए हम कहते हैं ना 5% काम रह गया ये वैल्यूएशन के। तो हमारी मार्केट जेन्युइनली ग्रो ही उस वक्त होगी कि जब ये 95% में कम होता जाए और आपका 5% बढ़ता जाए। क्योंकि अगर लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, उन्होंने प्लॉट खरीदना है, उनको DHA का टैग चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही नेगेटिव बात है कि आपकी प्रोडक्ट जानदार है, वो चल गई है, वो महफूज है, वो नफ़ा बख्श है। अब आप उसके कंज्यूमर को तंग कर रहे हैं कि यार आपको मजबूरन ये लेनी ही है, तो फिर जैसे मर्ज़ी आओ, पत्थरों पे चल के आओ, रस्से पे चढ़ के आओ, दरिया अबूर करके आओ, क्योंकि आपको आना है। तो वो जो बेसिक जो साइकी है अपने क्लाइंट को, अपने सेल्समैन को सहूलत पहुंचाने वाली, आप ठीक है जो भी पॉजिटिव पहलू होंगे वो होंगे अपनी जगह, उनसे हम कोई नहीं करते, लेकिन ये अपने कंज्यूमर को सहूलत देना, अपनी सेल्स टीम को सहूलत देना, इसमें जो रोज़मर्रा जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो तो आपको अंदाज़ा ही होगा ना। इस पहलू की तरफ उनका मेरा नहीं वो है। मैं आपसे आपकी इन बातों से डिनाइल नहीं कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, वो 3 दफ़ा जा रहा है, 7,000 रुपये लगा रहा है। हमारे वो अगेन यहाँ पे भी एक बात आ जाती है कि हमारे विजन बहुत छोटे हैं। बहरिया भी तो लोग जाते थे ना सर, बहरिया में 600 ट्रांसफ़र होते थे एक दिन में, उस वक्त बहरिया भी दूर था। ये माना कि DHA सिटी उससे ज़्यादा दूर है, लेकिन हमें इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। मनीर मोटरवे बन जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी मुश्किलें, हमारी इनकम बहुत कम हो गई है, इतने छोटे सौदे में पैसे नहीं निकलते हैं, फिर ये ख़र्चा, फिर ये
लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ अ गुड फॉर डीएचए सिटी। और अब इनकी मजबूरी इसलिए हो गई, हालांकि इन्होंने हमें कॉपरेट किया ना। देखिए हमारे लेवल पे, एसोसिएशन लेवल पे भी हमेशा कहते थे, हम रोकते थे इनको। मैं नहीं भी था पिछले सालों में, एसोसिएशन रोक देती थी कि यार ये नहीं करना। अब इन्होंने अपने तौर पे ऊपर से फैसला आ गया कि जी 2 डिवीज़न सेपरेट करने हैं, तो फिर इनकी ये मजबूरी थी। और मैं समझता हूँ कि ये करेंगे कि ये कुछ साल ये प्रैक्टिस करके, जिस तरह आपने कहा कि बहावलपुर वाले या मुल्तान वालों ने काउंटर्स खोले हुए हैं, तो अल्टीमेटली फिर ये एक नया काउंटर शायद खोल भी देंगे। ये करना चाहिए, इसलिए अभी कि इनको ये use 62 करना है। किलोमीटर दूर कराची के सेंटर से 62 किलोमीटर दूर एक शहर है नया। तो आप लोगों को मजबूर करके, आपकी प्रोडक्ट ताकतवर है, महफूज है। ब्रैगी बैरिया की आप बात करते हैं, बैरिया जब उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र लेके गए, उससे पहले कम से कम 500-700 फैमिलीज़ रहती थी। नहीं, जब ट्रांसफर तो लेके गए hotels- तो उस वक्त नहीं रहती थी। जब इनिशियली जब इन्होंने लिया था उस वक्त कोई भी नहीं था। ठीक है, इनिशियली इन्होंने लेकिन हायवे के उनका साथ अपनी बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर किया। वो कुछ दिखाना नहीं, चाह रहे बहरहाल थे, उन्होंने वो तो- कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाह रहे थे। बल्कि ये क्या हमने इनको एक दिखाना और चाह पॉइंट भी दिया। देखें, ये बात थोड़ी सी नेगेटिव भी शायद चली जाए कि आप लोगों को बुला के जो दिखाना चाह रहे हैं, जी, वो कुछ तो है ही नहीं, दिखाने के लिए एज सच इतना है भी तो कुछ नहीं। नहीं। देखिए, आप अगर क्या दिखाएंगे? आप तो उससे पिछले- नेगेटिविटी उस इन बाय द वे लॉन्ग टर्म में भी यार वो मैं ट्रांसफर देने गया वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, उससे पहले तो उसने देखा ही नहीं था। तो ये भी है जी, 11,640 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है, उसमें और बहुत कुछ हो सकता है ना। लोगों के लिए कुछ और इंसेंटिव दिखाने के लिए तो और कुछ है। कोई पार्क बनाएं, कोई नाश्ते वाश्ते करवाएं, मतलब खुद ना करवाएं, वहाँ होटल्स नहीं, का रेस्टोरेंट बंदोबस्त करें। हम तो पिछले कई साल से कह रहे हैं सर एक रेस्टोरेंट खुलवाएं। अच्छा, खुल के ये भी कहते थे, कह रहे रेस्टोरेंट वाला कह रहे हैं यहाँ ऑडियंस नहीं है, फुटफॉल नहीं है, मैं खोलूंगा चलेगा नहीं। ठीक है ना, कई बड़े स्टोर्स बहरिया में खुल गए, अभी वहाँ नहीं खुले। तो अब वो बैरिया में इसलिए खुल गया कि वहाँ रिहाइश है। ऑडियंस है ना, फुटफॉल है, तो इनको फुटफॉल बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर ये काविशें कर रहे हैं। और बात वही है कि मेरिट पे आपको, मैं तो कहता हूँ ठीक है, नहीं लेना तो नहीं लो प्लॉट, आपको डंडा तो कोई नहीं दे रहा, आप बेच के फारिग पैसे कहीं ले जाओ, फिर आपको तसल्ली ये भी जो दो। अप्रोच है ना, ये वही अप्रोच है कि हमारा अरबपति दुकानदार जो है ना, वो बाथरूम नहीं बनाता कि इसको आना है, मेरा जायका लगाओ वैस को। हमारे कई ऐसे होटल हैं जिनकी डेली सेल 20 लाख की होगी, वो अपने कंज्यूमर के लिए बाथरूम नहीं बनाता। हमारी जो बार की चेन्स हैं, वो सबसे पहले लेडीज़ और मर्दों के लिए एक अच्छा बाथरूम बनाता है, फिर वो ओपनिंग होती है। सर अब तो ये वाली सोच तो बहुत नहीं, बुरी है फिर ना। ये बात देखें, हम इस पर एक अब देखें टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, हम तो बेहसियत कौम सर, अब मैं ये बात करूंगा ये रियल एस्टेट से हट जाएगी। नहीं, बताएं आप बताएं। बेहसियत कौम तो हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं है सर। हर आदमी तो पैसे के पीछे भाग रहा है। आप मुझे बताएं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप रोड पे आधा घंटा गाड़ी चलाएं, आपको क्या एहसास होता है आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं? और स्पेशली जब आप किसी बाहर के मुल्क से आके गाड़ियाँ चलाएं, आपको लगेगा यार ये तो कहाँ मैं चला रहा हूँ गाड़ी, क्या कर रहे हैं लोग। मतलब गलत करने वाला आपको घूर रहा है, वन में तोड़ने वाला आपको हाथ दिखा रहा है। तो ये तो पूरी सोसाइटी का मसला है। आप रियल इस्टेट की बात करते हुए इस टॉपिक को अगर छेड़ते हैं तो ये तो कई घंटों की बहस है। हमें तो अंदर से बेसिक ही किसी को नहीं पता, उसको तमीज़ ही नहीं है, उसको सिविक सेंस ही नहीं है। आप रोडों, किसी मुल्क की सोसाइटी को आप सिर्फ 1 घंटा रोड पे गाड़ी चलाए, पता चल जाएगा कि लोग कौन है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं। बाथरूम हमारे कितने गंदे हैं सर, हमें खुद अपने बाथरूमों में जाने का दिल नहीं होता। अब तो खैर हाईवे पे थोड़े ई टॉयलेट्स वगैरह बन गए। तो ये तो बहुत बड़े मसले हैं ना सर। हम रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं तो हम इन बातों को तो छेड़ ही नहीं सकते। जी, मैं रियल इस्टेट की बात कर रहा हूँ। मैं ये सिर्फ आपसे हाँ, अपने नाजरीन को दिखाना चाहता हूँ कि एक बंदा है जो एक प्रोडक्ट बनाता है और उसको बेचना चाह रहा है। उसकी प्रोडक्ट सॉलिड है, कामयाब है, यूनिक है। अब वो उस चक्कर में अपनी नेगेटिव मार्केटिंग तो ना करे ना, उसके लिए कोई बेहतर पहलू निकाले ना। एक दफ्तर खोलने में क्या अर्ज है, वहाँ वालों को कोई इंसेंटिव दे दें। नहीं, दफ्तर तो खोलने की जरूरत ही नहीं, दफ्तर तो ऑलरेडी था ना सर। वो तो इन्होंने वहाँ से सारा अच्छा, इनको शिफ्टिंग में बड़ी नहीं प्रॉब्लम नहीं, हुई। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये बात जायज़ है, अगर इसमें कुछ वज़न है, तो अपने कंज्यूमर और अपने सेल्समैनों की सहूलत के लिए एक काउंटर खोल दें। ये इस पे ज़रा जोर दें उनको कि इससे शायद उनकी प्रोडक्ट की नेगेटिव ना जाए। सर देखें, इन्होंने भी बड़ी रिसर्च की है, मार्केट से फीडबैक लिया है। मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे करेंगे। हाँ, हमने इनको बहुत रोकने की कोशिश की। जैसा कि मैंने पहले कहा कि डिवीज़न सेपरेट हो चुकी है, इनका करना मजबूरी भी थी। बाय द टाइम वहाँ सेटल्ड हो जाएं, चीज़ें रूटीन में आ जाएं, इसके बाद वो फैसिलिटेट करने के लिए काउंटर की बात की जाए तो शायद मानेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बाकी हमारी कोशिश है कि वहाँ डेवलपमेंट करें, फुटफॉल बढ़े, ताकि लोग वहाँ जाएँ तो इन्जॉय भी करें इस चीज़ को। नाजरीन, प्रोग्राम अभी जारी है, हमारे साथ रहिएगा। हेलो शहर कराची, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार महराज और इस वक्त खड़ा हूं डीएचए सिटी कराची के मेन गेट पर, जो वाक़ है मेन सुपर हाईवे पर। मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर का मंसूबा अब आखिरी मराहिल में चल रहा है।
और इसकी तामीर के बाद ये मुसाफत रह जाएगी कराची शहर से डीएचए सिटी तक तकरीबन 25 से 30। कराची शहर में ज़मीन और जायदाद की किल्लत और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से डीएचए सिटी का ये मंसूबा कराची के शहरियों के लिए एक बेहतरीन मंसूबा है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और सेक्टर वाइज आपको डीएचए सिटी के मंसूबे से मुतारफ करते हैं। अहले वतन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार महराज। इस वक्त पाकिस्तान के पोश एरियाज में कहीं भी 2000 या इससे बड़ा घर बनाना अच्छे खासे उमरा के लिए भी एक ख्वाब लगता है। आपका ये ख्वाब पूरा हो सकता है अगर आप ये खूबसूरत घर खरीद लें। ये घर दस्तयाब हैं डीएचए सिटी कराची में सेक्टर 1 में फार्म हाउसेस की सूरत में, सिर्फ 6.5 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक। तफसीलात के लिए फौरी राब्ता कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, कोई जो भी बायर है इस वक्त ज़मीन जायदाद का, कोई जो प्लान कर रहा है, उसके लिए कुछ चंद ऐसे मशवरे, अपनी माहिराना राय आप क्या कहेंगे कि उनको किस चीज़ों का, बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि उसका सरमाया, पूरी उम्र की बचत महफूज भी रहे, और नफ़ा बख्श तो खैर दूसरी बात आ गई, लेकिन पहले महफूज तो। हमारे यहाँ एक और बड़ा अजीब सा सिस्टम है कि लोग, कस्टमर आता है ना जिसने माइंड बनाया हुआ होता है लेने का, मैंने देखा है कि वो इंक्वायरी नहीं करता, वो फ़ौरन ला के पैसे दे देता है, और फिर अल्लाह ना करे उसके साथ कोई मिसहैप होता है तो कहता है यार मेरे साथ धोखा हो गया। इसकी मिसाल ये है कि आप कोई छोटी सी घर की चीज़ खरीदते हैं, कोई हाउस होल्ड खरीदते हैं, कोई एफएम, कोई 10 दुकानों पे जाते हैं, तो आप 10 दुकानें पूछते हैं, उसकी पता नहीं इतनी जरा करते हैं, हालांकि वो 10,000 से लेके 5 लाख तक की होती होगी। लेकिन आप जब 5 करोड़ की या 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मैंने अमूमन, मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो लेने का माइंड बना चुका होता है ना, वो इंक्वायरी नहीं करता और वो फंस जाता है। अब हम मार्केटिंग के इतने सारे एड्स देखते हैं, आपको पता है मार्केटिंग कंपनियां मुख्तलिफ, वो अखबार में या टीवी पे ऐड चलाती हैं, 10,000 रुपये महीने में आप फ्लैट लेने हैं, प्लॉट ले लें। वो ये नहीं सोचते कि 10,000 रुपये महीने अगर मैं 10 साल भी भरूंगा तो 10 लाख रुपये को तो कैसे दे रहा होता है, तो वो फंसा रहे होते हैं। फिर मैं तो कहता हूँ कि जो कंज्यूमर है ना, वो बड़ा मासूम है, ऑडियंस बड़ी सीधी है बेचारी, बाज़ दफ़ा तो वो बस पैसे दे के चले जाते हैं, वो स्क्वायर फुटेज भी नहीं देख रहे होते, वो कवर्ड एरिया कारपेट एरिया का डिफरेंस भी नहीं देख रहे होते, और उनके चैनल में अगर कोई बंदा है, हमने ऐसी ऐसी मिसालें सुनी हैं कि वो पता नहीं क्या क्या हुआ है लोगों के साथ, ज़्यादती की इंतहा हुई है। यानी कि पूरी फाइल जो मिसाल है कि उसकी मैं नहीं बता सकता, मतलब इस हद तक लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, और वो मिसहैप हो जाता है, फिर कहता है मेरे साथ ये हो गया। तो थोड़ा सा आप ख़रीदने से पहले अपना होमवर्क कर लें, थोड़ा सा टाइम निकाल। अभी लोग कहते हैं यार वो देखने का टाइम नहीं है। अभी मेरे पास उधर एक दोस्त है, कह रहा है यार एक प्लॉट दिला दो बहरिया में और डीएचए सिटी में, क्योंकि मार्केट तो नीचे आ गई है। तो मैंने कहा तुम टाइम निकाल के ना, मेरा बंदा वहाँ है, तुम जाके विजिट, नहीं यार मैं क्या करूँगा, विजिट देख के मुझे समझ में तो आएगा नहीं, तुम ही दिला दो। तो मैं कह रहा हूँ नहीं यार तुम देखोगे, तुम एक पैसे लगा रहे हो, 5 मिलियन या 7 मिलियन या 10 मिलियन लगा रहे हो ना, तो तुम एक दिन छुट्टी कर लो। मैंने उसको ये भी कहा तुम ऑफिस से छुट्टी करके चले जाओ, मेरे दोनों जगहों पे आदमी है, तुमको पूरा सर्वे करा देंगे, एक दिन में पूरा सर्वे हो जाएगा, फिर तुम्हारा अपना ध्यान बन जाएगा। तो लोग ये नहीं करते, और स्पेशली जो ओवरसीज़ बैठे होते हैं वो कहते हैं बस यार मैंने तो ले लिया। अब हमारी तो कोशिश होती है कि हम पे कोई ट्रस्ट करे, हमसे कुछ ले। नहीं तो क्या एडवाइस क्या करेंगे आप फिर आम आदमी को कि ठीक, उसकी जरा करें ना, एक सुन्नत तरीका भी है कि 3 जगह से पूछें, थोड़ी इंक्वायरी करें, और जिस डेवलपर के प्रोजेक्ट में ले रहे हो ना उसकी भी थोड़ी इंक्वायरी करें। फिर भी मिसहैप तो हुए हैं। अब बहरिया इतना बड़ा डेवलपर है, लेकिन लोगों के प्लॉट बहुत सारे आउट हो गए उसमें, तो ये तो चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल अपने तौर पर तसल्ली करके लें। अच्छा, एक चीज़ बताइए जी, एक नुक्ता नज़र है कि ये एमनेस्टी, मेरा ख्याल है जो पिछली गवर्नमेंट ने एमनेस्टी दी थी वो कोई 12वीं थी क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक, तो इस एमनेस्टी का डायरेक्ट क्या मुल्क को फ़ायदा हुआ या आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को क्या उससे नुकसान हुआ, थोड़ा ये तो बताएं। ये एमनेस्टी तो बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के तवस्सुस से ली जाती हैं, और मेरे ख्याल से उन्हीं के लिए बेनिफिशरी होती है। इसमें चंद कतरे जो है वो आम आदमी को भी मिल जाते हैं, चंद नहीं। ये जो पिछली 3-4 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन में और रियल एस्टेट से इनडायरेक्टली एमनेस्टी दी गई थी ना पिछली गवर्नमेंट में, रिजीम चेंज, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ आम पाकिस्तानी पे? वो बहुत अच्छी नीयत पे दी गई थी। नीयत तो अल्लाह को पता है, लेकिन बहरहाल बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी नीयत पे थी,
मकसद ये था कि रियल इस्टेट की घरों की शॉर्टेज को पूरा किया जाए। इस इंडस्ट्री को पहले तो उन्होंने इंडस्ट्री बनाया, इससे पहले इंडस्ट्री नहीं थी। हमने देखा इसमें ग्रोथ भी आई, लेकिन अगेन जब एक इम्पैक्ट एक इकदाम किया जाता है, उसका मकसद ये था कि यार लोग जेन्युइन वे में उस पर बैंक फाइनेंस को भी कहा गया कि यार आप अपने कोटे में से कम फाइनेंस रेट पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा दें, आपके लिए कंपलसरी, हर बैंक को ये कहा गया। उसमें लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के 5 मिलियन घर बनाने की भी बात की गई, वो सॉरी 5 लाख घर, लेकिन उसको भी लोगों ने पता नहीं किस नज़र कर दिया और वो आगे पीछे हो गई सारी चीज़ें। और एमएनएसटी तो मिली, बिल्डर ग्रो कर गया, इंडस्ट्री ग्रो कर गई, कई प्रोजेक्ट नए बनने शुरू हो गए। अब उसका भी अगेन ये है कि पूरा सिस्टम नहीं है ना, तो उसका बेनिफिशरी एंड यूज़र रहा, कंज्यूमर रहा, या बीच के लोग रहे, या माफिया रही, ये तो अब थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी हमें कि अल्टीमेटली मकसद तो ये था कि जो हमारे यहाँ घरों की शॉर्टेज है उसमें कुछ किरदार हो और कुछ एक आम आदमी को घर मिल सके। उसकी बड़ी कैलकुलेशन की गई थी कि एक आम आदमी 30-40 हज़ार रुपये किराया दे रहा है, उससे बेहतर है वो घर की किस्त दे दो, उसको बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे वो घर दे दिया जाए। और बनाने वालों को भी कहा गया कि आप इस तरह से बनाएं, और उसके लिए काफ़ी ज़मीनें अप्रूव भी हुई, वो अपना नया पाकिस्तान की सूरत में। लेकिन उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई अल्टीमेट आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे लगता नहीं है। बस सरिया 1.5 से 3 हो गया, ये इस तरह के इम्पैक्ट आए। वो तो इस वजह से नहीं हुआ, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो करने की वजह से सरिया तो हमने नहीं महंगा किया, वो तो इंटरनेशनली आपको पता है डॉलर रेट की वजह से हुआ। सीमेंट भी सारा वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई ना, और बाकी सब चीज़ कॉस्ट बहुत बढ़ गई ना, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत बढ़ गई, तो उन चीज़ों से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। स्टेट एजेंट होने के नाते उसका एक और पहलू भी था ना, कि जैसे आप कहते हैं कि जी आप R&D पे बड़ा बिलीव करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो उसमें एमनेस्टी देने वालों ने क्या इतनी रिसर्च वगैरह की कि भाई ये जो जब हम इतनी बड़ी एमनेस्टी देंगे तो एक तो उसके बेनिफिशरी होंगे जिनका अनडॉक्यूमेंटेड इनकम है, उनको तो कोई परवाह नहीं कि उनको फ़ायदा हो ना हो, उनका देखे देखी फिर डॉक्यूमेंटेड वाले भी आ गए कि भाई इस पे बहुत नफ़ा होने वाला है। उसके बाद फिर खंजराब से केमाड़ी तक जो हाई राइज बनी, फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई, दूसरे एलिमेंट भी तवज्जो ना दी गई। उसके बाद फिर जो एंड प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट आई, क्या वो आम पाकिस्तानी की बाइंग पावर में थी? यानी उस चक्कर में बहुत सारा पैसा इसमें फंस नहीं गया? देखिए, मुझे ये मेरी कोताही है, आपने कहा मैं R&D पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ, लेकिन इस हवाले से जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के मंसूबे शुरू हुए थे वो कहाँ पहुँचे मुझे नहीं पता। नहीं, उसकी आड़ में जो हाई राइज आड़ में हाई राइज बनी, तो वो तो देखिए ना, वही वाली बात है कि वो एक्चुअली जिस पर्पज़ के लिए दी गई थी उसकी आड़ में दूसरे लोगों ने बेनिफिट लिया, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उससे तो वही आप वाली बात है कि लोगों को बहुत अच्छा लगा तो लोगों ने पैसा बहुत डंप किया, और इस वक्त वो अच्छा नहीं रहा तो फंस भी गया पैसा। और रियल इस्टेट में पैसा, और दूसरी बात है कि पॉलिसी बनाने वाले की पॉलिसी को मुकम्मल चलने देंगे तो सारे बेनिफिट होंगे, उसको बीच में से आप रोक देंगे, आधी बात आपकी सुनेंगे, आधी मैं किसी और की सुनूंगा, तो वो तो फ़ायदा नहीं होगा ना, वो तो नुकसान हो जाएगा। अब हम कहते थे कि इमरान खान साहब जब आए गवर्नमेंट में तो ओवरसीज़ बड़ा खुश था, उसने पैसा भेजना शुरू किया, रोशन डिजिटल अकाउंट में धनाधन पैसा आया। और एक बीइंग कॉमन पाकिस्तानी मेरी सोच ये थी कि जितना सिस्टम ख़राब है उसको कम से कम 10 साल चाहिए, 5 साल वो सही करेगा, फिर 5 साल उस राह पे चलेगा तो कुछ होगा ना। तो हम तो आपके सामने हम कहाँ खड़े हैं, तो अब तो कुछ भी सही नहीं हुआ, फिर उसको भी सब कुछ उल्टा कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जेल में जाता है, तो ये भी एक अजीब हिस्ट्री है ना। अब इस नेशन का हिस्सा होते हुए आप क्या बात करें? नहीं, मैं उसके दूसरे पहलू पे बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस एमनेस्टी की बदौलत, यानी भेड़ चाल जो एक है, उसमें जब लोग कूदते हैं तो बाद में वो तो अपने एक सर्टन टाइम के लिए आए, पैसा निकाल के ले गए, बुकिंग कर दी, ये कर दी। आम पाकिस्तानियों की क्या उतनी बाइंग पावर थी जितना फिर वो फिनिश गुड जो बाहर मार्केट में आई बिकनी? पाकिस्तानी के लिए सर वो लो कॉस्ट वाला सिस्टम लाया। मैं लो कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उसका इम्पैक्ट जो हाई राइज बड़ी देखिए इन्फ्लेशन ही आ गया, वो आम पाकिस्तानियों की रीच में तो उस वक्त भी नहीं था, मैंने कहा ना, वो इस वक्त भी नहीं है। और भेड़ चाल की वजह से हर आदमी इसमें कूद गया। और मुझे एक और फील आती है बीइंग अ इंडस्ट्री पर्सन कि मार्केट में हर आदमी कहीं ना कहीं रियल इस्टेट में एसोसिएटेड है और एज ए डेवलपर एसोसिएटेड हो गया। पहले हम देखते थे वो एज ए इन्वेस्टर होता था, एज ए बायर सेलर होता था, लेकिन अब हम किसी से भी मिलते हैं तो मोस्टली लोग जिनके प्राइमरी बिजनेसेस कुछ और थे वो अब कहीं ना किसी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। कोई स्कीम बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई सोसाइटी बना रहा है, कोई कुछ ला रहा है। मतलब वो उनको वही भेड़ चाल की वजह से उनको इतना अच्छा नज़र आने लग गया कि यार इसमें पैसे 4 गुना हो रहे हैं, 10 गुना हो रहे हैं, तो हर आदमी इसमें लग गया। और बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई भी है ये चीज़ें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में और हर आदमी यही काम कर रहा है। अब आप कराची से लेकर हैदराबाद तक देखें तो M9 पर लाइन से स्कीमें ही हैं ना, आपको बहुत सारी नज़र आएंगी। अब उनका क्या फ्यूचर है, वो डेवलपमेंट होंगी नहीं होंगी,
ये भी बहुत सारी बातें हैं ना। ये तो इस तरह तो एक पूरा एक अलग सेशन है कि क्या M9 पे लोगों का बसना प्रैक्टिकल होगा और उसके लिए आपको किस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि आपने ज़ाहिर ज़िंदगी में बहुत अचीव किया, इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया आपको। आपने डिस्क्लेरिया के बानियों में से एक होने के, और वो ज़ाहिर है वो रिफ्लेक्ट करती है पूरे मुल्क के स्टेट एजेंट्स को किसी ना किसी तरह। तो आपका कोई ऐसा कारनामा जो आप समझते हैं कि आपने जी कुछ पे ऑफ किया है, पे बैक किया है? कोशिश रही जब मैं इस इंडस्ट्री में मुझे एक अरसा हो गया, और जब मैंने आपको बताया कि 2010 से हमने रिसर्च बेस्ड काम किया, हमने डिजिटल मार्केटिंग की, ओवरसीज़ कस्टमर को फैसिलिटेट किया, तो कोई ऐसा कारनामा तो मैं अब तक अंजाम नहीं दे सका कि जिसको मैं हाईलाइट करूं। लेकिन मेरी इंडिविजुअल बेसिस पे, ऑन अ डेली बेसिस पे लोगों से मिलने में, लोगों को फैसिलिटेट करने में ये कोशिश होती है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक तासुब या एक इम्प्रेशन रियल इस्टेट एजेंट का थोड़ा नेगेटिव रहा है जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं एटलीस्ट इस तरह की डीलिंग रखूँ कि लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट लें। और ओवरसीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी अच्छी सर्विसेज भी दी, और हमारी कोशिश होती है कि उनको इस सेक्टर में अगर वो हमारे साथ काम करें तो उनको एक कॉन्फिडेंस हो गया, और हमने एक ऐसे इदारे के साथ काम किया कि हमें जो कमिटमेंट की जाएगी वो पूरी होगी। और बीइंग अ डेवलपर, जिसमें मुझे अभी 5वां साल है, मैंने कोशिश की कि जो मैंने कमिटमेंट किए वो पूरे किए। बहरिया में भी हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए डिलीवर किए, DH सिटी में भी हमने डिलीवर किए। बाकी एसोसिएशन लेवल पे इससे पहले एक बिज़नेस क्लब का भी मैं हिस्सा रहा, उसमें भी हमने काविशें की कि लोगों के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करें। हमने कुछ वेंचर्स भी किए बिल्डर्स के साथ मिलके। इससे हट के पिछली दफ़ा जब मैं डिस्क्लेरिया में था तो हमने कुछ रियल इस्टेट के सेमिनार्स भी करवाए, लोगों को थोड़ी सी तरवीज देने के लिए कि काम किस तरह होता है। तो कोई इज्तमाही तौर पे या कोई बड़े फोरम पे मैं कोई खातिर खा अब तक कुछ कर नहीं सका हूँ, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को फैसिलिटेट इस तरीके से करूँ कि उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए कि नहीं यार, रियल इस्टेट में अच्छे लोग भी हैं। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक भी है हमारे कस्टमर्स की तरफ से कि लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमें पैसे हमारे अकाउंटों में वैसे ही भेज देते हैं। सिर्फ हम एक कुछ बात करते हैं, उसमें हमें पैसे आ जाते हैं। और कई लोगों ने हमें पूरी पूरी पेमेंटें भी भेजी, और हमने उनके नाम पे प्रॉपर्टी ले के बाद में उनको डॉक्यूमेंट दिया। तो ये अल्लाह का करम है कि लोग हमारे ऊपर एतबार करते हैं। बाकी फ्यूचर में आने वाले वक्तों में मेरा एक ख्वाब है कि रियल इस्टेट इंस्टीट्यूट बनाया जाए। जिस तरह से हर इदारे का, हर फील्ड का कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होता है, उसकी भी 2009-10 में हमने कोशिश की। जब हम उस बिज़नेस क्लब के फोरम पे थे तो कराची की एक अच्छी DHA की यूनिवर्सिटी के साथ हमारे कुछ मामलात भी रहे। उस वक्त भी वो कोशिश कर रहे थे कि MBA इन रियल इस्टेट ऑफिशियली लॉन्च किया जाए, लेकिन शायद उनको अपनी ही रिजर्वेशन आ गई कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट इतनी तहरीरी और इतनी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो शायद इसमें कोई कोर्स भी ना करना चाहे। फिर कुछ अर्से पहले आपने ही मुझे कहा कि हम कुछ करते हैं, मेरे ख्याल से कि हम इस तरह का कोई प्रोग्राम शुरू करते, तो मैंने कहा अभी रियल इस्टेट का इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव है और मार्केट में मंदी का रुझान है। तो और हमारे यहाँ वही भेड़ चाल है ना, तो लोग जब तेज़ी होती है तो लोग इस चीज़ को अच्छा समझते हैं। मंदी में तो अभी आप देखें ना, पिछले मेरे ख्याल से 1.5 साल में कई लोग इस इंडस्ट्री से बाहर चले गए। जो निचली सतह पे काम करने वाले स्टेट एजेंट हैं, जो किसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, उनकी तादाद, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ऑलरेडी खैराबाद कह चुकी है कराची के रियल इस्टेट मार्केट को। और हम सैकड़ों की तादाद में ऑफिस भी बंद हुए हैं क्योंकि काम का वॉल्यूम कम हो गया। तो मेरा एक ड्रीम है कि रियल इस्टेट में कोई ऐसा काम किया जाए कि बाकायदा रियल इस्टेट इंस्टीट्यूट का इनेकाद किया जाए। इस सिलसिले में मार्केट में और भी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बनाया। जैसा कि आपका भी ये मरीरी जो है मेराज इंस्टीट्यूट ऑफ रियल, आपने उसमें बहुत बड़ी काविश की, पिम के साथ मिलकर आपने कोर्सेज करवाए, लेकिन उसमें आपको भी पता है कि जितनी पजीराई हमें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। और मसला ये है कि हमारी सोसाइटी के लेवल पे एक फकदान है कि लोग समझते हैं मुझे तो सब कुछ आता है, वो सीखना नहीं चाहते। हालांकि एक दौर था, सैयद सलाउद्दीन हैदर साहब आज पाकिस्तान में भी नहीं है, वो अपने ऑफिस में सेशंस करते थे, उनको भी सुनने के लिए हम जाते थे। वो भी यही उनकी कोशिश होती है कि लोगों को सिखाया जाए, और लोग सीखना नहीं चाहते। मैंने कहा ना, पहले भी जब पिछले दौर में मैं डिस्क्लेरिया में था तो हमने रियल इस्टेट के सेमिनार्स भी करवाने की कोशिश की। तो लोगों को बुलाना ही एक मसला है ना। लोग कहते हैं मैं अगर किसी सेमिनार में कुछ सुनने के लिए जा रहा हूँ तो शायद लोग समझेंगे यार मैं तो सीखने जा रहा हूँ, तो उसको शर्म आती है कि यार मैं सीखने जा रहा हूँ, मुझे तो सब आता है, मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूँ। तो ये हमारी एक सोच है जिसको हमें ब्रेक करना है, और कोशिश हो रही है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं। अभी हमारे डिस्क्लेरिया ने एक सोशल मीडिया वर्कशॉप भी की, उसमें काफ़ी तकरीबन 90 के करीब लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया। अब उन्होंने क्या सीखा, उनको क्या बेनिफिट हुआ, मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। इससे पहले आपने भी डिस्क्लेरिया के फोरम पे बेसिक ऑफ रियल इस्टेट मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाए। तो लोगों को सिखाने के लिए बुलाना पड़ता है, फिर उसमें हम छोटी सी फीस भी रखने की कोशिश करते हैं ताकि इंटरेस्ट डेवलप रहे, लेकिन वो बहरहाल इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती। और एक मेरा मानना है कि फिल वक्त जो सेशन चल रहा है रियल इस्टेट का, उसमें लोग थोड़े अपने बेसिक्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो ज़रा कहते हैं कि नहीं यार अब बस थोड़ी सी हालात टाइट है। अच्छा, एक नुक्ता नज़र है कि डिस्क्लेरिया को 25-26 साल हो गए, तो एक नुक्ता नज़र आता है कि भाई
कोई तकरीबन 6-7 हज़ार की फील्ड फोर्स है इनके पास, 1200-1300 मेंबर्स। तो इनको कोई आज तक गिनती नहीं, प्रॉपर डाटा बैंक नहीं बनाया जा सका, जबकि बड़े बड़े मार्केटियर कह रहे हैं, प्रोफेशनल फोरम्स वाले कह रहे हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक कह रहे हैं कि मुस्तकबिल है ही डाटा साइंसेस का। हम 6-7 हज़ार लोगों की अगर गिनती नहीं कर सके तो फिर इसमें क्या कुछ एफर्ट, अभी आपका कोई साल डेढ़ है तो इसमें कुछ बहुत सादा तरीके से नहीं कुछ किया जा सकता। इसमें हमें थोड़े मसाइल हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि देखिए, मेरे अपने ऑफिस में ना अभी स्ट्रेंथ मेरी कम हो गई। मेरे पास किसी ज़माने में 55 लोग थे, मिसाल दे रहा हूँ मैं, आज मेरे ख्याल से 20 लोग होंगे। तो डेटा बनना चाहिए था। अच्छा, DHA की और क्लिफ्टन की इस एसोसिएशन को 25 साल हो गए, 26-27वां साल है। अब इसमें भी अगेन वही वाली बात आ जाएगी कि क्या हमने क्या खोया क्या पाया की बात अगर हम करें तो जो इसके करता धरता रहे हैं उन्होंने तो अपने तौर पे एफर्ट तो सबने किए हैं, लेकिन एक कहीं किसी एक चीज़ की कमी है कि वो उसी सर्कल में इलेक्शन जीतने से लेके अगले इलेक्शन तक एक साल निकलता नहीं है तो अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो जहाँ पॉलिटिक्स का फैक्टर आ जाता है, यानी कि मैं जीतूंगा और मैं दूसरे को हराऊंगा, ये चीज़ जो है ना हमें कई ऐसी चीज़ें करने से रोक देती है कि हमारा फोकस ये होता है कि मुझे वोटर वोट किस तरह देगा। ये होना नहीं चाहिए। बिजनेस और बिजनेस प्रोफेशनल एसोसिएशन को होना ये चाहिए कि मैं काम अच्छा करके चला जाऊँ, फिर अगला आएगा वो उसको आगे बढ़ाए ना बढ़ाएगा। हम लोग सिर्फ इसी तगोदों में हैं कि अगले इलेक्शन में मुझे वोट कैसे पड़ेगा, मैं क्या करूं तो मैं उसके लिए तो आपके ख्याल में डाटा बैंक बनाने से वोट नहीं मिलेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, डेटा बैंक की जहाँ तक बात है तो अब वो एक तेज़ी का पीरियड होता है, एक मंदी का पीरियड होता है। तेज़ी में लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, मंदी में लोगों को पैसे नहीं होते। ये एक बड़ी बेसिक हकीकत है। नहीं, एसोसिएशन की मैं बेस पे कह रहा हूँ। बेस पे नहीं, डेटा बनना चाहिए। आपने हर दौर में ये बात की है, मुझे भी हैरत होती है कि क्यों नहीं बना अब तक। लेकिन डेटा जो है ना वो फिर ऑब्सोलीट भी हो जाएगा, फिर लड़के चले जाते हैं, फिर नए लड़के आ जाते हैं। देखिए, ये बेसिक डेटा सिंपल देखें, सिंपल आपके 1200 मेंबर हैं तो आप कोई कैटेगराइजेशन कर दे। आज कोई आता है कहीं भी ज्वाइन करता है तो वो आप उसको ट्रेनी बना लें, कुछ अगले 2-4 साल बाद फेलो बना लें, एसोसिएट बना लें, तो ये 5-6 हज़ार लोगों के देखें हम करोड़ों रुपया लगा चुके हैं आज तक। और 25-26 साल का टाइम, 50-60-100 लोग बहुत तनदही से मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत में कोई शुबा नहीं है। लेकिन कहीं डायरेक्शन, लीडरशिप तो रहनुमाई तो यही होती है ना। बड़ी हैरत होती है आपकी बात। मैं खुद भी, मुझे भी तकरीबन कोई 8 महीने 9 महीने हो गए, लेकिन वाकई यार इस पे पता नहीं क्यों लोगों ने नहीं बनाया डेटा। क्योंकि असल में मेरे इलाके में मिसाल है, मैं क्लिफ्टन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कोई 350 एजेंसीज़ हैं जो कि वोटर हैं हमारी, तो उन एजेंसीज़ का डेटा मुझे मंगवाना है। लेकिन मैंने कहा ना कि रियल इस्टेट का कारोबार हमारे यहाँ टिल टुडे ऑर्गेनाइज नहीं है। अब एक और मसला आ गया है डेटा बनाने में, एक और मसला ये आएगा, मैं समझता हूँ अभी SRB का मसला चल रहा है। अब हमारे एक CA4 का हल्का है, वहाँ पे कुछ एजेंसियाँ बड़े छोटे लेवल पे काम करती हैं। अब उनको SRB के नोटिस आ गए, तो वो कह रहे हैं यार ये क्यों आ गए, ये डिक्लेयर की मेंबरशिप ली इसलिए आ गए। एक दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ एक आम आदमी टैक्स देने से इतना डरता है, वो शायद मौत से इतना नहीं डरता, वो कह रहा टैक्स तो मैं नहीं दूंगा यार, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं देखिए, सॉरी माजरत, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने रिकॉर्ड के लिए उनकी गिनती करना, उनके नाम पते लिखना, इसमें भी कोई मसला है? नहीं, मसला नहीं है। मुझे वैसे अब आप देखें, आप एक सर्टन एरिया के 300 मेंबर्स के आप जिम्मेदार हैं, तो कोई, अब मुझे यकीन है डिस्क्लेरिया आपको मना तो नहीं करती होगी, आपने हेल्प लिया, आप समझते हैं कि ये बुनियादी काम है, तो फिर इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए। वसाइल भी होंगे आपके पास, आपकी एक मर्जी भी होगी, तो फिर ये तो लापरवाही। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, हमें करना चाहिए। उस डेटा का अल्टीमेटली चले 100% बेनिफिट ना भी मिले तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा। बहुत शुक्रिया शफी साहब, प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अब आखिर में आप कोई ऐसी तजवीज़ दें जो आप समझते हैं कि आपकी इंडस्ट्री के लिए, इस मुल्क व कौम के लिए बेहतरी हो, जिसमें कोई ऐसी अगर एक वन लाइनर हो तो क्या होगा? यार मैं तो हमेशा कहता हूँ और मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि इस पर अमल भी करूँ। है तो बड़ी छोटी सी लाइन लेकिन बड़ी मुश्किल लाइन है, झूठ बोलना छोड़। नाजरीन, बहुत लंबी डिस्कशन की एक ऐसे मौजू की तरफ जो आम हमारी सोसाइटी हर किसी की ज़रूरत है, लेकिन शायद इस पर इतनी कभी बात नहीं हुई। आपको लगे कि ये बात आम पाकिस्तानी के फ़ायदे में है तो इसको शेयर कर लें। शुक्रिया। देखिए पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे, रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिए और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आज़म महराज के साथ।